हम लोगों ने रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और स्फेरिकल मिरर से ऑब्जेक्ट इमेज की बातें ये खत्म कर लिया है। इसके बाद आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? रे का किसी बाउंड्री से पार होना, और वो बाउंड्री दो मीडियम को अलग करती है, यानी इस बाउंड्री से पहले मीडियम अलग है और ये बाउंड्री दूसरे मीडियम की शुरुआत है, ऐसे कह सकते हैं। देखो जरा, यहाँ पे मैंने दो बाउंड्रीज दिखाई हैं। यहाँ मीडियम अलग है, एयर या वैक्यूम है, और यहाँ कुछ वाटर या ग्लास मान सकते हैं। रे अगर बाउंड्री पे फॉल होगी किसी एंगल पे, नॉर्मल के साथ किसी एंगल पे, ये हमने बाउंड्री पे नॉर्मल ड्रॉ किया है सरफेस की बाउंड्री पे, तो एंगल नॉर्मल के साथ बदल जाएंगे, मतलब जो एंगल पहले था वो एंगल बाद में नहीं रह जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। जब भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर या नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो अब यार यहाँ पे मैंने एक बात करी कि मीडियम अलग अलग हैं, तो ये मीडियम अलग हैं, इसमें कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक बदल गई कि हम इनको मीडियम को अलग बोल रहे हैं? डेंसिटी, मतलब इसकी डेंसिटी मटेरियल की कम है, इसकी डेंसिटी अलग है। नॉट ट्रू सेंस। हाँ, डेंसिटी अलग अलग है, बट यहाँ उस डेंसिटी से लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये दोनों ही मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जहां लाइट ट्रेवल कर पाए, तभी ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। यहाँ डेंसिटी नहीं, बल्कि उस मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट बदल गई है, और उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिनोट करते हैं, डेंसिटी नहीं है ना। हम लोग डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम जरूर बोलते हैं, लेकिन वो इस सेंस में नहीं कि डेंसिटी अलग है, वो इस सेंस में है कि लाइट कहाँ इजिली चल पा रही है, वो रेयर मीडियम है। जैसे हम ट्रैफिक में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये बड़ा आज डेंस ट्रैफिक है। डेंस मतलब कि वहां चलना मुश्किल है, वहां स्पीड हमारी क्या है? कम है, तो वहां डेंसिटी से मतलब है। हाँ, कह सकते हैं सर ज्यादा गाड़ियां तो डेंसिटी ज्यादा, बट बेसिकली वहां चलने की रफ्तार कम हुई है, इसलिए हम उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं, और जहां खाली पड़ा है उसको रेयर मीडियम बोलते हैं। ठीक है। तो मीडियम बदलने से मतलब क्या है कि लाइट की स्पीड बदल जाना। अगर मीडियम चेंज हुआ है, इसका मतलब वहां पे लाइट की स्पीड बदल गई है। ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि डेंसर से रेयर लाइट जाएगी, डेंसर मतलब क्या है कि जहां पे स्पीड कम है, और रेयरर में जाएगी तो एंगल बढ़ जाता है, और रेयरर से डेंसर में जाएगी तो एंगल घट जाता है। ऐसा ऑब्जर्वेशन ये देखा गया है, इसलिए इस पे हम कोई साइंस वाली बातें नहीं करने वाले, ऐसा होता है ना। तो फिनोमेना ऑफ लाइट इन विच द लाइट ट्रांसमिट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। और वो किस नियम के हिसाब से रिफ्रैक्शन करती है, वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जा सकता है या स्नेल्स लॉ बोला जा सकता है। अभी हम लोग लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्या देखने को मिलता है? या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, या तो नॉर्मल से अवे बेंड करती है, ये हमें देखने को मिलता है। जब भी डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेयरर से डेंसर में जाते हैं तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है। डेंसर मीडियम से यहां मेरा मतलब क्या है? हैव लेस स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है। जब हम डेंसर बोलते हैं, इसका मतलब जहां से आई और जहां गई वहां पर स्पीड कम हो गई है, तो वो रिलेटिवली डेंसर है। और रेयरर का मतलब कि बाउंड्री में किसी एक के अंदर ज्यादा स्पीड है, तो वो क्या है? हैव ग्रेटर स्पीड ऑफ लाइट। किससे ग्रेटर? तो बाउंड्री में दो होंगे, कोई एक लेसर होगा और एक ग्रेटर। जिसका ग्रेटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेयरर, और जहां स्पीड कम होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डेंसर। हम लोग यार मीडियम की पहचान बनाने के लिए एक टर्म डिफाइन करने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नो डाउट स्पीड ऑफ लाइट मीडियम की पहचान है, जहां स्पीड कम वो डेंसर, जहां स्पीड ज्यादा वो रेयरर। लेकिन हम स्पीड अलग टर्म मानते आए हैं, अभी स्पीड को हम स्पीड बोलते आए हैं। मीडियम की पहचान बनाने के लिए हम स्पीड से ना
उसको समझ के एक और टर्म डिफाइन कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? उसी स्पीड का अंतर। अगर मैं कहता हूं वैक्यूम में स्पीड कुछ है और मीडियम में स्पीड बदल गई है, तो उस रेशियो का नाम एन है। एन क्या है? उस रेशियो का नाम। जैसे मैं कह दूं कि कहीं पे लाइट 3 × 10⁸ चल रही थी, कहीं हाफ हो गई है 1.5, इसका मतलब उसका एन कितना है? 2। बस उसी रेशियो का नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो n बराबर 2 मतलब ऐसा मीडियम जहां 2 के फैक्टर से स्पीड कम हो जाती है। n बराबर 2 का मतलब क्या हुआ कि v बराबर क्या हो जाएगा? c बाई एन। अगर n इक्वल टू c बाई वी है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? c बाई एन। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो यार, n कहीं का 2 है तो वहां पर स्पीड 2 के फैक्टर से, n अगर कहीं का 3 है तो इसका मतलब स्पीड 3 के फैक्टर से कम हो गई। बस ये n का मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यही मतलब है। ठीक है, तो ये जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन दी है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे मैं कह दूं ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 या 1.33 होता है। ये बहुत स्टैंडर्ड दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो सबको पता होना चाहिए। अगर कोई कहते हैं यार एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो यार एन की डेफिनेशन के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट सी वैक्यूम में भी होती है और एयर में भी वही होती है, तो v और c सेम ही हो जाएगा, तो n क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बात क्लियर है? तो n का मतलब क्या है कि कितने फैक्टर से स्पीड बदल गई है ना? 2 के फैक्टर से बदल गई है मतलब आधी हो गई है, 1.5 के फैक्टर मतलब 1.5 टाइम्स कम हो गई। एक नाम आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम मीडियम की लाइट की स्पीड डिवाइड करते हैं वैक्यूम के मुकाबले, यानी ये कंपैरिजन वैक्यूम से है, मतलब स्पीड का कंपैरिजन किससे है? वैक्यूम से। अगर मैं कहता हूं किसी सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में बताना है, तो हमें क्या है? स्पीड इन मीडियम 1 अपॉन क्या करना होगा? स्पीड इन मीडियम 2, v1 बाई v2। इस हिसाब से यार ये वैक्यूम का ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में है? वैक्यूम। अगर इसको इस सिंबल से लिखा जाए तो ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में है? वैक्यूम। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको कहां लिखना है? नीचे। और यहां क्या लिखना है? किसके रिस्पेक्ट में है? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है तो वैक्यूम का ऊपर आएगा, और अगर किसी 1 का रिस्पेक्ट में लिखना है तो 1 की स्पीड ऊपर आएगी। बात समझ रहे हैं? ये बस एक नया सिंबल लिखने का तरीका है। बाय डिफॉल्ट कुछ ना लिखा हो तो हम n किसका देखते हैं? मीडियम का। किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम का देखते हैं किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। बात क्लियर है? कोई कहते हैं n मीडियम 1 बताओ, तो मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। इसका मतलब है c अपॉन स्पीड इन मीडियम 1। n मीडियम 2 बताओ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है c बाई v मीडियम 2। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड में सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट करूं, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, देखो जरा, n मीडियम 1 अपॉन n मीडियम 2, नहीं n मीडियम 2 डिवाइड बाई n मीडियम 1। ठीक है, तो राइट साइड क्या आएगा? c अपॉन v मीडियम 2 अपॉन c अपॉन v मीडियम 2, c अपॉन v मीडियम 1। c से c कैंसिल, ये क्या आ गया? v मीडियम 1 अपॉन v मीडियम 2, क्या आ गया? n मीडियम 2 अपॉन n मीडियम 1। और इसी का नाम हम पता है क्या दे सकते हैं? 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में। अभी मैंने बताया 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा? v मीडियम 1 अपॉन v मीडियम 2। देखो जरा यहां बताया ये। और अब ये n2 बाई n1 भी है, n2 बाई n1,
क्या ये बात समझ पा रहे हैं? यहां से नोट करते जाएं जगह बना के। ये बस नेमिंग है और कुछ नहीं है। इस पे एक फेमस क्वेश्चन है 1n2 2n3 और 3n1 का आंसर क्या होगा? 2n3 3n1 का आंसर क्या होगा? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। 1n2 2n3 3n1 का आंसर क्या होगा? बताएं, कुछ तो करें। देखो जरा, 1n2 का मतलब क्या है? n2 बाई n3 बाई n2 n1 बाई n3 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 कैंसिल, n2 n2 कैंसिल, n1 n1, तो ये क्या आएगा? 1। बात क्लियर है? तुम यही से समझा सकते हो। 1n2 n2 बाई n1 होता है, बस ये यूज करना है। ये n2 बाई n1 n3 बाई n2 है, ठीक है। तो ये सीधे ही कोई पूछ दे तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन क्या होता है समझ लिया है, डेंसर से रेयर क्या होगा, रेयर से डेंसर क्या होगा। मीडियम की पहचान बताने के लिए हमने टर्म डिफाइन किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाय डिफॉल्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होता है, और अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो किसी का भी किसी के रिस्पेक्ट में हो सकता है, ठीक है। अभी हमें देखना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन का लॉ होता है वैसे ही रिफ्रैक्शन का लॉ होता है, और लॉ है तो इसमें कोई बहस नहीं हो सकती, बस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे ही होता है, ठीक है। ये मीडियम की बाउंड्री है, यहां स्पीड अलग है, यहां स्पीड अलग है। बाउंड्री कैसे भी हो सकती है, इसीलिए मैंने थोड़ा जनरल बाउंड्री बनाई, कोई ये ना समझे कि प्लेन बाउंड्री के लिए नियम है। रे यहां पड़ी, रिफ्रैक्शन हुआ, एंगल बदल गया, ठीक है। ये θ1 ये θ2। तो लॉ क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल जनरल एंगल किसके प्रोपोर्शनल है? स्पीड ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल है। साइन ऑफ एंगल किसके प्रोपोर्शनल है? स्पीड ऑफ। तो बताओ साइन θ1 अपॉन साइन θ2 क्या हो जाएगा? v1 बाई v2। बात क्लियर है? कोई इसका नाम साइन आई बाई साइन आर लिखता है, बट मैं बिल्कुल वो आई आर के चक्कर में नहीं हूं। तुम्हें ये कुल मिला के जिस तरफ का थीटा उस तरफ का v, ठीक है। अच्छा बताओ, अभी अभी मैंने v1 बाई v2 को n2 बाई n1 दिखाया है कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो यहां से ले देके मैं इस फॉर्मूले को एकदम छोटा करना चाहता हूं। इस टर्म और इस टर्म को कंपेयर करोगे, इसको और इसको कंपेयर करोगे तो आएगा क्या? n1 साइन θ1 इज इक्वल टू क्या? n2 साइन। मैं कहता हूं यार n थीटा पता हो तो बस ये फॉर्मूला याद रखो। पूरी कहानी एक तरफ, कौन इंसिडेंट है कौन रिफ्रैक्टेड है डजंट मैटर। जिस तरफ का n उसका थीटा साइन थीटा प्रोडक्ट होगा, जिस तरफ का n2 उसी तरफ का θ2 प्रोडक्ट होगा। बस ये ऐसे याद रखें, सबसे आसान फॉर्मेट यही है। बाकी कुछ भी याद रखोगे बार बार बैठेगा बार बार जाएगा, तो ये रिजल्ट ऐसे याद रखें, फायदा करेगा। उसके बाद क्या बताओ, यहां से तुम ये नहीं ला पाओगे, नहीं यहां से ये नहीं ला पाओगे, ये दोनों बिल्कुल लाओगे। ये इधर ले जाओ ये इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा। दूसरी बात, क्या तुम ये भूल सकते हो कि n इक्वल टू सी बाई वी होता है? नहीं। तो n अगर v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो n2 बाई n1 को v1 बाई v2 भी। हर चीज के रिकवरी प्लान बनाओ, बहुत ज्यादा डायरेक्ट रटने की कोशिश ना करें। एक और बात यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, जब भी रिफ्रैक्शन होता है, अगर एयर से ग्लास में लाइट गई है या एयर से वाटर में गई है, तो क्या नीले कलर की लाइट का कलर बदल जाता है? नहीं, कलर हमेशा वही रहता है, और लाइट के कलर की पहचान उसकी फ्रीक्वेंसी से है। तो क्या है? ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी न्यू और समटाइम एफ रिमेन्स सेम। लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है मीडियम बदलने पर। ये बात हम लोगों ने एक बार
वेव ऑप्टिक्स के दौरान भी करी थी। अब क्या तुमने पढ़ा है v इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है? ये हर वेव के लिए होता है, लाइट के लिए भी होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं यार फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो v लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो बताओ v1 बाई v2 को मैं क्या लिख सकता हूं लैम्डा 1 बाई। तो यार अब ये कंपैरिजन और बड़ा हो चुका है। हालांकि मैं ये रटने की सलाह ही नहीं दे रहा हूं तुम्हें, ये रटने की सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन हां इससे तुम ये चीज लिख पाओगे। फिर जब ये लिख पाओगे तो तुम्हें पता है एन वी के इनवर्स रिलेशन में तो ये लिख पाओगे, और वी लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये लिख पाओगे। तुम ये सब कुछ रिकवर कर सकते हो, लेकिन अलग अलग रटना ही ठीक रहेगा। क्या बात क्लियर है भाई लोग? लैम्डा क्या है यहां पर सबको पता होगा, v पता है, स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है। बात क्लियर है? तो ले देखिए यार इतने सारे कंपैरिजन पे क्वेश्चन आता है। हो सकता है इन दोनों का कंपैरिजन हो जाए किसी क्वेश्चन में, हो सकता है इनका इनका हो जाए, हो सकता है इनका इनका हो जाए। हालांकि यार रे ऑप्टिक्स चल रहा है तो मैं इनकी ज्यादा बातें नहीं करूंगा, ना जरूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ पता होना चाहिए, पता नहीं कब कोई बात कर ले। क्लियर है भाई? स्नेल्स लॉ समझ में आ गया है? ऐसी बहुत सारी मल्टीपल पैरेलल सरफेसेस हैं और हमने यहां लाइट इंसिडेंट करी है θ1 एंगल पर। ये पैरेलल सरफेसेस हैं तो क्या उन पे डाले गए नॉर्मल भी आपस में पैरेलल होंगे, है ना? मल्टीपल रिफ्रैक्शन होंगे। ये θ1 था तो ये θ2 हो गया रिफ्रैक्शन की वजह से, और क्योंकि ये नॉर्मल और ये नॉर्मल आपस में पैरेलल है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये भी θ2 होगा। अब इसके बाद तो एंगल बदलेगा, कुछ θ3 हो जाएगा, और ये θ3 है तो ये भी θ3 होगा। अरे भाई पैरेलल रेज हैं, ठीक है। आगे फिर एंगल बदल जाएगा। दो एडजेसेंट बाउंड्रीज के लिए हम स्नेल्स लॉ ऐसे लगा सकते हैं कि नहीं? यही तो पढ़ा है हम लोगों ने, n1 sin θ1 n2 sin θ2। अच्छा यहां और यहां के लिए क्या लगा सकते हैं? n2 sin θ2 इज इक्वल टू sin θ3। फिर यहां और यहां के लिए क्या लगा सकते हैं? नहीं, ले देखे ये पूरा प्रोडक्ट ना हर जगह पे पैरेलल सरफेसेस के लिए एक जैसा है, ये हम ऐसे याद रखें तो ठीक रहेगा। यानी मल्टीपल पैरेलल सरफेसेस हैं तो कहीं भी दो चीजों का, यानी हमें बीच की बातें ना पता हो, कोई θ1 दे दे, n1 दे दे, n4 दे दे और सीधे θ4 पूछे, तो हम बीच की बातों में जाएंगे नहीं, सीधे इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो अननोन होगा बता देंगे। बात क्लियर है? बीच की बातें करने की जरूरत नहीं है। डन? कहां से आया? स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ को हमने थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया है मल्टीपल पैरेलल सरफेसेस के लिए। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? मुझे बताओ एक रे, चलो मैं थोड़ा आसान क्वेश्चन पूछ लेता हूं। 45 डिग्री तो थीटा कितना होगा? n बराबर √2 है, n बराबर 1 है। और ये थीटा होगा तो ये θ3 क्या होगा, θ2 क्या होगा? चलो दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है यहाँ पे। एक क्वेश्चन डायग्राम ये है, क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला, और क्वेश्चन नंबर 2 ये है। दोनों में θ1 और θ2 बताना है। यहां और यहां स्नेल लॉ लगाएं, 1 sin 45 n sin थीटा। इसका नाम मैंने θ1 दे दिया है, डजंट मैटर, जिस साइड का n उस साइड का थीटा। कितना आया?
तो 1/√2 इज इक्वल टू √2 साइन थीटा 1 साइन थी ऑनलाइन, तो साइन 1/2 मतलब साइन 30 डिग्री, तो थीटा 1 कितना आ गया 30 डिग्री। आ गया प्रज्ञा, आ गया। यहां मैंने पूछा आई कितना, नॉर्मल इंसिडेंस है तो आई का मतलब होता है नॉर्मल के साथ एंगल, तो अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना होगा 0 डिग्री, आई कितना है 0 डिग्री, सीधे सीधे ये तो पता ही होना चाहिए। थीटा 1 कितना, थीटा 2 कितना, थीटा 1 मतलब इसके बाद वाला और थीटा 2 मतलब इसके बाद वाला। भाव व्यक्त करेंगे या मैथ्स लगाएंगे, मर्जी है जो करना हो बताएं। 1 साइन 0 बराबर √2 साइन थीटा 1, 0 बराबर √2 साइन थीटा 1, √2 डिवाइड में जाएगा तो 0 आएगा, साइन थीटा 1 0 है तो थीटा 1 0 आएगा। लोग याद भी रखते हैं बट मैं कहता हूं याद ही क्यों रखें, भूल जाए तो सीधे मैथ्स भी तो यही बता रही है, यानी अगर आई 0 है तो आर भी 0 होगा। अच्छा यानी ये भी 0 हो गया, सीधे ही जाएगा मतलब, फिर अगला वाला क्या होगा 0 होगा, और फिर बाहर निकलने वाला क्या होगा, यानी एक सीधी परपेंडिकुलर रे अनडेविएटेड जाती है, ये नोट करके लिख सकते हैं। ये कंक्लूजन हमने बना लिया है। ये कंक्लूजन अगेन मैं रटना मानता ही नहीं हूं, हर चीज जिसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है उसके लिए कुछ रटने जैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट रिजल्ट फेवर करते हैं, थोड़ा सा फीलिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे हमने सब पढ़ रखा है। फिजिक्स में पढ़ने को बहुत कम होता है यार, देख रहे हो, देखो अभी तक की स्टोरी में अगर कुछ पढ़ने के लिए था तो बस वो था n1 साइन थीटा 1, n2 साइन थीटा 2, n बराबर c/v, बाकी सब चीजें रिकवरी होती हैं। जिस दिन तुम ये समझने लगोगे उस दिन फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। डन, कोई दिक्कत है? तो स्नेल्स लॉ में हम लोगों ने कुछ अच्छे क्वेश्चंस करना है क्योंकि वो बहुत आसान थे पिछले वाले, ठीक है। क्वेश्चन कहा गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो तुम कहोगे इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, अब दे दिया मैंने, ठीक है। n बताना है, बाहर एयर है, बाहर एयर है, n बताना है, कुछ तो मेहनत करना पड़ेगी, n बताना है। नो हेल्प, क्योंकि हेल्प मतलब सब कुछ बता देना, थोड़ा सा हेल्प उसके बाद क्वेश्चन खत्म। पहला हो गया क्या? गजब, इतनी जल्दी, दैट्स गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अदिति। ठीक, अगला करना है। तो देखो यार ये थीटा 1 है नॉर्मल के साथ, हमें यही नॉर्मल के साथ फिर से चाहिए था, नॉर्मल के साथ एंगल चाहिए था। इससे क्या मतलब, ये इसलिए हमें दिया गया है ताकि हम थीटा 2 निकाल पाए, तीनों एंगल का सम। अच्छा ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी थीटा 2 होगा। ये सब यार ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज हैं, तीनों एंगल का सम 180, तो थीटा 2 प्रज्ञा आ गया क्या 30 डिग्री, और जैसे ही ये 30 डिग्री आ गया तो बस यहां स्नेल लॉ लगाना है, एन आ जाएगा। और ये हम एक्चुअली लगा चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में लगा चुके हैं। अगला करो, इसमें खुशी जताने की क्या जरूरत है, तुम लोग तो मेरे को कॉन्फिडेंस से भर गए एक ही आंसर निकालने के बाद। हाँ ये दिया है,
फाइनल रे इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस सेंटर से पास कर रही है बहुत कुछ, और एक्स एक्सिस इसका नॉर्मल भी है, बहुत कुछ दिया है। हाँ लेकिन लगता है जैसे कुछ दिया नहीं, पूछ सब कुछ लिया है। अब क्या, ये केवल इसलिए कि दिमाग लगाने की आदत बनी रहे तुम लोगों को क्रिएटिव बनाने के लिए। क्या सेकंड वाला एंगल समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि रे पैरेलल निकल गई है दोनों ही फिगर पर पहली वाली एक्सिस के पैरेलल है 90। थोड़ी सी मदद करूं मैं? देखो स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा, आई आर तय करना पड़ेंगे, तो हम एक यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, और नॉर्मल हमेशा कहां से जाता है? दैट्स इट। इसके बाद सब सोचना है। और मदद करूं? चलो थोड़ी और मदद। ये अगर थीटा 2 होगा तो ये भी थीटा 2 होगा। ये 1, ये n, ये n तो ये 1। और कुछ बोलूं? हाँ यही तो मैं तुमसे कहलवाना चाह रहा था कि ये एंगल 60 डिग्री ही होगा। क्यों? 60 के लिए अगर ये थीटा है 1 और n, तो n और 1 तो ये 60 होना चाहिए, क्योंकि n1 के करस्पॉन्डिंग थीटा 1 तो n2 थीटा 2 के करस्पॉन्डिंग है, n2 थीटा 2 के करस्पॉन्डिंग है तो n1 करस्पॉन्डिंग थीटा 1। क्या यहां भी तुम वो पैरेलल वाला ही रूल लगा पा रहे हो? हालांकि ये पैरेलल नहीं है, बट n1 sin थीटा 1 इक्वल टू, ऐसे तुम 1 sin 60 इक्वल टू क्या लिख सकते हो? n sin थीटा 2, और फिर n sin थीटा 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1 sin थीटा, जो नहीं पता है। लेकिन क्या इसका कंपैरिजन करोगे तो तुम कह दोगे थीटा कितना है? 60। तो अभी इससे क्या पता चला? इससे थोड़ी n आ गया, इससे क्या फायदा? इसको लेके इतना खुश होने की जरूरत क्या है? यानी अभी हम कुछ कर लिए हैं, कुछ और बाकी है। फिजिक्स में मुश्किल क्वेश्चन का ऐसे होता है, ऐसे ही क्वेश्चन मुश्किल ऐसे ही किए जाते हैं कि सब कुछ तुमसे पूछ लिया जाए, बहुत कम हिंट दी जाए तो क्वेश्चन मुश्किल हो गया, पता चलने के बाद सब आसान है। अब चलो इसका क्या यूज होगा यार? 120 दोनों का सम 60। हाँ एक्सटीरियर, या तुम ये 120 लाके तीनों सम कर सकते हो, तो थीटा 2 आ गया। 2 थीटा 2 इक्वल टू 60 एक्सटीरियर एंगल पर क्वाड्रेटिक, या तुम ये 120 ला दो फिर तीनों एंगल का सम कर दो तो भी थीटा 2 वही आना है। कितना? 30 डिग्री। अब तुम कोई भी एक स्नेल लॉ लगाओगे, 1 sin 60 इक्वल टू n sin 30, तो n आ गया। कितना आ गया है? 1/√3। sin 60 हाफ होता है ना, तो 2 से 2 कट गया, सॉरी 1/2, तो √3 आ जाएगा। ठीक है, केवल क्रिएटिविटी के लिए, बिल्कुल चांस नहीं है कि ये क्वेश्चन आए, बट थोड़ा ज्योमेट्री में दिमाग दौड़ाना चाहिए। पता नहीं थोड़ी सी बात कब क्या पूछ ले। चलो तो अब जो आ सकता है वो प्रैक्टिस हम लोग और कर लें। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं ताकि पुराने सारे फॉर्मूले तुम्हारे क्लियर हो जाएं। खुद ही करना है, बताने जैसा इसमें कुछ है नहीं।
मेरा ऐसा मानना है कि जैसे एक मुश्किल क्वेश्चन किसी कॉन्सेप्ट पे या किसी बेसिक लॉ प्रिंसिपल पे कर लिया जाए तो वो लॉ प्रिंसिपल हमारा पक्का हो जाता है। जितने तरह के कंफ्यूजन होते हैं वो क्वेश्चन के दौरान मिट जाते हैं, और सारा ध्यान जब क्वेश्चन पे होता है तो हम लॉ प्रिंसिपल को भी उसी में एक्युमुलेट कर लेते हैं। तो एक तरह से कि टफ सिचुएशन में भी वो कॉन्सेप्ट हमें याद आ जाएगा, इस बात की गारंटी। पता नहीं तुम समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। वो टीचिंग टिप्स के हिसाब से है कुछ। जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग टफ सिचुएशंस में रिकॉल करा सकते हैं, समझ लो वो तुम्हारा पक्का हो गया। आमतौर पर टफ सिचुएशन में हम छोटी मोटी चीजें जो हमारे छोटे मोटे ग्रिप में होती हैं वो भूल जाते हैं, तो इसलिए टफ सिचुएशन में रिकॉल कराना बहुत जरूरी है। मुश्किल सिचुएशन में कौन याद आता है? माँ बाप, है ना? तो उनसे ज्यादा क्लोज हैं तभी तो याद आता है, यही तो ज्यादा क्लोज जाने का ये तरीका भी है। अभी लाइट जाने पे ये बंद नहीं होगा, इसका अरेंजमेंट किया गया है, बट लाइटें थोड़ा कम करना पड़ेगा। एनी हेल्प? कल से मैं एक बीमारी से जूझ रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि वो बीमारी क्या है। परसों नरसों मैंने पता नहीं जिम पे थोड़ा ज़्यादा चेस्ट एक्सरसाइज कर ली, तब से मुझे लग रहा है कि कुछ सांस लेने में दिक्कत, सीना भारी भारी, तो नहीं वो कार्डियक वाले जो लक्षण होते हैं। तो फिर सलाह दी मेरे जीजा जी ने कि जाके ईसीजी कराओ। बढ़िया, ईसीजी में कोई दिक्कत नहीं। वो हो गया कि पता नहीं वो सांस लेने में। फिर मुझे याद आया यार मैंने कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज करी थी परसों, उसी का असर होगा। तो वो बोले कि दर्द की दवा ले लो, मसल पेन है। अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या होने वाला है। तो लो डॉक्टर बन जाओ, फिर फ्री में कंसल्ट लिया करेंगे। हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचे? पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, तो N का फॉर्मूला था C/V। तो C तो हमेशा इतना ही होता है, जिस मीडियम का N लाना है उसी का V डिवाइड में रखना होता है। 2 × 10⁸ कितना आ गया? हाँ, 3/2। ठीक है, N2 कितना आ गया? 3/√2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यार, एंगल आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी ये वाला एंगल θ2 बताना है। कितने लोग आ गया? ये तो वही आ रहा है बार बार। कितना है? पहला मीडियम 1.5 sin 45 इज, इसको 3/2 ही लिख दे क्या, ज्यादा अच्छा रहेगा। 3/2 इज इक्वल टू 3/√2 sin थीटा। √2 उधर जाएगा, हाँ एक ही बात है, तो 1/2 आएगा। तो थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया है। ऑनलाइन? यस नो? अगला λ1, यानी इस मीडियम में लाइट का वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो इस मीडियम में λ2 क्या होगा ये बताना है। V और λ प्रोपोर्शनल होता है, तो तुम चाहो तो सीधे सीधे V से कर सकते हो या N से भी कर सकते हो। क्या V1/V2 इज इक्वल टू क्या, λ1/λ2 लगा सकते हो। कितना आ गया λ2? कोई बताएगा? 6000
3000√2 या 6000/√2 एंगस्ट्रॉम। कंफर्म करें, क्लियर है। तो बेसिक प्रिंसिपल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस यही संभावनाएं हैं, डेटा बदलेगा, ऑल पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हमने यहां कर लिए हैं। डन, कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन फिर से आ गया क्या? हाँ, ये क्वेश्चन हम लोगों ने फिर से कर रखा है पहले ही, तो जल्दी से बता दो पीछे पलट के। θ1 कितना आया था, θ2 कितना आया था? ओके, बदल दिया मैंने, डेटा बदल दिया, डेटा बदल दिया है। हाँ चलो ये फिर से करो, फिर है ना तुम्हारे उसमें कॉपी पे ये अगला क्वेश्चन। हाँ करो फिर, इसमें सेकंड क्वेश्चन तो एकदम बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है, करना ही है। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन θ1 कितना, तो √2 sin 45 इज इक्वल टू 2 sin θ1। फटाफट करेंगे, ठीक रहेगा। तो sin θ1 कितना आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, हाफ आ गया, तो θ1 कितना आ गया 30 डिग्री। कितने लोग का हो गया? डन। θ1 आ गया 30 डिग्री, तो बताओ ये भी 30 डिग्री होगा और ये 30 होगा, तो ये कितना होगा 45। ये हमें सीधे पता है, उस मीडियम से उस मीडियम, ये √2 मीडियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यार, P से लगा के Q तक, A से B या P से Q, इधर से इधर जाने में रे को कितना समय लगा होगा। ये किस तरह का क्वेश्चन है, इस टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, क्या निकालना है? V के बाद समय आएगा। समय कैसे आता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वेरी गुड, कुछ तो सोचा। V कैसे आएगा? V तो V सीधे बोलो ना, C/N लगाना है। हमें बताओ A से B की बात करना है, यहां से यहां या P से Q, जो भी है, वहां का मीडियम क्या है? 2 है, तो स्पीड कितना हो गया 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 2, दैट्स इट। जिस मीडियम की स्पीड चाहिए उस मीडियम का। आगे क्या? 4/√3 10⁻⁷ सेकंड आ रहा है, इसमें ये वाली डिस्टेंस लेंगे ना हाइपर। तो स्पीड की जगह हम रखने वाले हैं 3 × 10⁸/2,
डिस्टेंस की जगह क्या रखने वाले हैं? हाँ 0.3 मीटर। तो ज्यादातर लोग यही मुझे कहते हैं 0.3 मीटर। फिर मैं उनको याद दिलाता हूं कि लाइट ऐसे थोड़ी चली है, ऐसे चली होती तो 30 सेंटीमीटर, ऐसे चली है। तो अब हमें क्या करना है इसमें? इसमें हमें यार ए बी लेंथ निकालना है हाइपोटेनस की। तो अब यहां पता है हम क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन, ये देखो बेस दिया है कितना 0.3, तो हाइपोटेनस कितना होगा, वो होगा 0.3 अपॉन cos 30 दैट इज 0.3 अपॉन √3/2। तो ये क्या पता है कितना आ गया, 0.3 इंटू 2/√3। ये कैलकुलेशन हमें टाइम देगा, करने की जरूरत नहीं है। समझ गया यार, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। उम्मीद यही है कि तुमसे सीधे सीधे ही पूछेगा, बट उम्मीद से एक स्टेप आगे करेंगे तो हम अपग्रेड हो जाएंगे, है ना। नीट में ज्यादा से ज्यादा यही पूछेगा कि ये स्लैब है और लाइट ऐसे गिरी तो यहां से यहां जाने का टाइम बताओ। वो ज्यादा आसान है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकल आएगा। ये एक लेवल ऊपर था, मतलब ये लेवल 2 था, थोड़ा ज्यादा का इरादा। स्नेल्स लॉ पे डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। शैडो का मतलब क्या होता है? शैडो, शैडो का मतलब बॉडीगार्ड से नहीं है। शैडो का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी अगर लाइट के को हम कहीं से रोक रहे हैं तो उसकी शैडो बन जाती है। तो लाइट अगर रोकी गई है कहीं से तो उसकी शैडो बनेगी। इमेज और शैडो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इमेज किसी डॉट से इकट्ठ निकल के फिर से डॉट बनाती हैं, वहां लाइट आती है, और शैडो में लाइट गायब होती है, तो वो अलग चीज है। तो शैडो का मतलब क्या होता है कि लैक ऑफ लाइट एट सम प्लेस ड्यू टू ऑब्स्टेकल, है ना। शैडो किसको बोलते हैं? द प्लेस वेयर द लाइट हैज बीन स्टॉप्ड, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? शैडो। मतलब सबको पता है, ठीक। जैसे ये एक कोई दीवार या खंबा है, दीवार है, तो क्या दीवार में यहां 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 सब जगह से सनलाइट गिर रही होगी, तो इस जगह पे रोक दी जाएगी और ऊपर वाली जगह से यहां सब जगह गिरेगी नहीं। अच्छा, सनलाइट को हम इस टॉपिक में सीधा ही चलता मानते हैं। मान लिया ये कुछ 37 डिग्री पर लाइट गिरी है, 37 डिग्री पर, वर्टिकल से 37 डिग्री पे, तो क्या ये लाइट यहां सब जगह मौजूद होगी? इतने हिस्से में एब्सेंट होगी। तो पूछा गया है कितनी जगह पे एब्सेंट होगी। अगेन इसमें रिफ्रैक्शन का कोई काम नहीं है, रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं है, टिग्नोमेट्री का काम है। क्या करोगे बताओ? ये 37 डिग्री है, तो ये भी 37 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा। यहीं से कर सकते थे, चलो ये 53 हो जाएगा, मगर क्यों करें, ये 37 है, यहीं से कर सकते हैं। बताओ यहां क्या लगा दें एक्स लाने के लिए? एच गिवन है, एंगल गिवन है, क्या लगा दें? tan 37 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर एक्स है और बेस एच है, तो एक्स बराबर आएगा एच tan 37। किसी को tan 37 पता है? ठीक, ये आ गया यार एक्स का आंसर। इसमें स्नेल्स लॉ का कोई काम नहीं था। तो मैंने पानी भर दिया इस खंबे में, आधी ऊंचाई तक क्या भर दिया है? पानी, ठीक है। हाफ द पोल, आधे पोल तक या दीवार तक, दीवार होगी तो भी ऐसे ही क्वेश्चन होगा। पानी भर दिया है, तो पानी भरने से क्या हुआ यार? अब पानी भरने से रे आ रही होंगी और उसका क्या होगा? यहां पर हर रे का रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन हमें हर रे से मतलब नहीं, बाउंड्री रे से मतलब है। एक रे जो एकदम बाउंड्री से आई, क्या यही शैडो की बाउंड्री डिसाइड करेगी? तो अब ये हो गया लेवल 1 क्वेश्चन, बल्कि सीधे लेवल 2 हो गया, मतलब बीच में कुछ है ही नहीं। ये लेवल 0 था, ये लेवल 2 हो गया। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। एच के टर्म में आंसर देना है।
हाँ भाई, क्या करोगे भाई, शैडो में अब क्या फर्क पड़ गया, यहां रिफ्रैक्शन हो गया तो क्या क्या ये एंगल अब 37 नहीं रह गया? अच्छा ये तो 37 था, है ना, ये 37 से कम हो गया होगा, कैसे निकलेगा? यहां स्नेल लॉ लगाना पड़ेगा। अच्छा n नहीं दिया मैंने, 4/3, तो हम यहां लगाएंगे 1 sin 37 इज इक्वल टू 4/3 sin थीटा। ये थीटा हमें नहीं पता, तो sin थीटा कितना आएगा, sin 37 3/4, 9/16, sin 37 3/5 होता है। हाँ मुझे बताओ, ये 37 था तो ये 37 है, वो भी 37 ही होगा, ये 37 होगा, तो 1 sin 37 4/3 sin थीटा, sin 37 होता है 3/5, 4/3 sin थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू आ गया 9/20, 9/20। ओके, कहानी थोड़ा लंबी हो गई, बट मैं स्टेप्स बताना चाहता हूं कम से कम, ठीक है। मुझे बताओ, हमको ये x चाहिए जो इस ट्राइंगल से निकलेगा, ठीक है, इसको x2 कह देते हैं, और एक x1 तुम्हें ऑलरेडी पता है, कोई मुझे बताएगा x1 कितना होगा? ये x2 तो इस ट्राइंगल से आएगा, x1 कितना होगा? जैसे वहां किया था, अगर ये आधा पोल h/2 है तो ये भी नहीं, ये कितना होगा? 3/4 ऑफ h/2, 3/4 ऑफ h/2, तो x1 आ जाएगा 3/4 ऑफ h/2। इसी लॉजिक से x1 आ जाएगा h/2 1037, ऐसे समझ लो यार, ठीक है, इसी लॉजिक से। यहां x2 हम नीचे वाले ट्राइंगल से निकालेंगे, है ना, नीचे वाले ट्राइंगल में हमें tan थीटा लगाना पड़ेगा, tan थीटा इक्वल टू x2 बाई h/2, तो x2 आएगा h/2 tan थीटा, नहीं, लेकिन हमें sin थीटा पता है, tan थीटा थोड़ी। तो जब भी sin थीटा पता हो और tan थीटा निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल में देखो परपेंडिकुलर 9, हाइपोटेनस 20, तो फिर ये निकालेंगे, ये कैसे आएगा, 20 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, और फिर tan थीटा हमें पता है, कैसे पता चल जाएगा, 9 अपॉन दिस, जो भी आएगा, 400 में से T1 गया, 319, और ये tan 30 यहां रखेंगे तब x2 आएगा, फिर दोनों ऐड करेंगे, तो एकदम से मैंने कहा लेवल 2 हो गया है। थोड़ा आसान की उम्मीद करो, कोई कह दे कि बस ये बताओ कि इस पॉइंट के नीचे से बस x2 पता करना है, तो थोड़ा आधा हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन तब भी मुश्किल होगा। डेटा अच्छा दे दे, सोचो कि ये थीटा तुम्हारा एंगल में निकल आता 30 डिग्री, एंगल में ही आ जाता, बढ़िया होता कि तब तो तुम x2 आराम से निकाल लेते। कुछ ना कुछ हेल्प की जाएगी क्वेश्चन आसान बनाने के लिए, इतना मुश्किल तो नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। स्टेप समझ में आना चाहिए, कुल मिला के हमें इस ट्राइंगल का यूज करना है, और इस ट्राइंगल में रिफ्रैक्शन के बाद एंगल बदल चुका है, बस इस पे ध्यान देना है, और फिर ये स्केल का ही पार्ट हो सकता है, इसमें क्या मेमोरी लगाओगे। डन। इसके बाद क्या दिया है, अच्छा TIR। तो यहां अभी तक हम लोग केवल एक ही चीज पे देखा जाए तो काम कर रहे थे, स्नेल्स लॉ पे, और अभी भी अगले टॉपिक में भी स्नेल लॉ ही कंटिन्यू रहेगा, बल्कि आगे के पूरा इस टॉपिक में स्नेल्स लॉ ही बेसिक पे, जड़ पे क्या है, स्नेल्स लॉ है, फिर थोड़ा बहुत एप्लीकेशनल चेंजेस होंगे। तो स्नेल लॉ किन्हीं भी दो मीडियम में एंगल का डिस्कशन करना हो तो n1 sin थीटा 1 n2 sin थीटा 2 होता है, लेकिन अब हम लोग अपना डिस्कशन डेंसर से रेयर के लिए करने वाले हैं, डेंसर से रेयर के लिए। जब भी रे डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर हटती है ना। क्या बताओ, साइन थीटा 1 n1 sin थीटा 1 n2 sin थीटा 2 होता है, ये हमने पढ़ा है, n1 sin थीटा 1 n2 sin,
इस फॉर्मूले में फिक्स चीजें क्या हैं, डायनेमिक चीजें क्या हैं? ये क्या है? हाँ, फिक्स चीजें हैं। इसका मतलब θ1 θ2 बदल सकता है। अगर θ1 बदलेगा तो θ2 को भी बदलना पड़ेगा, तभी तो ये प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो मैंने θ1 थोड़ा बढ़ा दिया तो θ2 भी थोड़ा, है ना, हमेशा θ1 से θ2 हमेशा, θ1 के मुकाबले θ2 हमेशा ज्यादा ही रहेगा। तो बताओ कौन सरफेस को पहले टच करेगा, बाउंड्री को पहले कौन टच करेगा? हाँ, यानी सेकंड वाला, रिफ्रैक्शन के बाद वाला रे बाउंड्री को टच करे। तो इसके बाद क्या, अभी तो एंगल और बढ़ाने का स्कोप है, यानी ये रिफ्रैक्शन का स्नेल लॉ डीलिंग यहां सब जगह हम कर सकते हैं। इसके बाद क्या, अगर एंगल इससे बड़ा कर दिया जाए तो तब रिफ्रैक्शन नहीं होगा और रिफ्लेक्शन होगा। और सबसे अच्छी बात, रिफ्लेक्शन वही मिरर वाले रिफ्लेक्शन रूल से ही होगा। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ अजीब स्थिति नहीं बनेगी, एकदम क्लियर है। ये नेचर ने अच्छा किया है, वरना बीच में एक और रूल बना देते कि मिरर नहीं है ट्रांसपेरेंट बाउंड्री और रिफ्रैक्शन भी नहीं हो रहा है, तो बीच में कुछ तीसरी चीज होने लगती तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती। तो या तो रिफ्रैक्शन हो रहा था जब रे पार हो रही थी, और या तो रिफ्लेक्शन होगा जब रे वहीं लौट आएगी। जब भी कोई बाउंड्री आती है ना, जब भी कोई बाउंड्री आती है तो थोड़ा बहुत मात्रा में रिफ्लेक्शन तो होता ही होता है। तुम कभी अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास को देखोगे तो हमें ग्लास के आर पार उस तरफ की चीजें नजर आती हैं, इसका मतलब वहां की रेज पार करके यहां आ रही हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन। नहीं, लेकिन तुम्हें क्या हल्का हल्का अपना भी उसमें कुछ अक्स नजर आता है कि नहीं? अक्स का मतलब क्या होता है? हाँ, वही नजर आता है। अक्स मतलब उर्दू वर्ड है इसलिए मैंने, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी रेज भी टकरा के वापस आ रही हैं। अगर हम वहां वो पेंटिंग कर देते तो पूरी तरह से वापस आने लगती, तो वो परफेक्ट मिरर बन जाता। ठीक है, तो सही माने में क्या है कि जब ये हो रहा था रिफ्रैक्शन, तब क्या रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था? मेरा क्वेश्चन है, जब रे आर पार जा रही थी तब क्या थोड़ा बहुत वापस भी आ रही होंगी? बिल्कुल आ रही होंगी। उसको बोलते हैं पार्शियली रिफ्लेक्शन। पार्शियल रिफ्लेक्शन तो हमेशा होता ही होता है, लेकिन क्या बताओ, इस घटना के बाद अब रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, अब पार्शियल नहीं बल्कि टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है। पहले पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा था, अभी टोटल रिफ्लेक्शन, इसलिए नाम रख दिया टोटल रिफ्लेक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? खैर, तो ये जो बदलाव है ये इस घटना के बाद होता है। ये घटना हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी घटना? जिस पर रिफ्रैक्शन वाली रे सरफेस को टच करने लगती, ग्रेज करने लगती। इसको ग्रेजिंग बोलते हैं। टच करते हुए जाना मतलब ग्रेज करना, है ना। मैंने बचपन में ग्रेजिंग पढ़ा था, घास चरने को बोलते हैं। तो ऐसा लगता है ये लाइट रे पानी के ऊपर उगी हुई सारी घास को चरते हुए आगे जा रही है, दैट इज ग्रेजिंग। मतलब उसी से कनेक्ट किया मैंने, तो मुझे समझ में आया ग्रेजिंग। तो क्या ग्रेजिंग वाली घटना मान लिया किसी एंगल पे हुई है, तो उससे बड़े एंगल पे क्या हो रहा है? टीआईआर। तो ये एंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मान लिया ये 60 डिग्री है, तो 60.0001 पे या 60 पे ही टीआईआर, यानी 60 डिग्री पे ही टीआईआर ग्रेजिंग हो रहा था और 60 पे ही टीआईआर हुआ और 60 पे ही रिफ्रैक्शन चल रहा था। मतलब 60 इज द टर्निंग पॉइंट। 59.99 पे रिफ्रैक्शन हो रहा था, 60 पे ग्रेजिंग हुआ और 60.001 पे टीआईआर हो गया। तो लेकिन सबके आंसर हम एक ही देंगे। कोई कहे रिफ्रैक्शन का एंड किस एंगल पे हुआ, किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, तो हम कहेंगे 59.99 है, उसको राउंड अप करके 60 बोल दो। फिर मैं कहूं ग्रेजिंग इमरजेंस किस एंगल पे हुआ, तो 60 है ही है। फिर मैं कहूं कि टीआईआर किस एंगल पे हुआ, तुम कहोगे 60.001 है, अब उसको क्या 001 बोला, 60 ही बोल दो। तो फिजिक्स में इतना अप्रोक्सीमेशन चलता ही। तो ये एंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी एंगल पे रिफ्रैक्शन होता है आखिरी, इसी एंगल पे ग्रेजिंग होता है एक ही, और इसी एंगल पे टीआईआर होता है शुरुआत। इससे बड़े एंगल पे टीआईआर होता रहेगा, इससे छोटे एंगल पे रिफ्रैक्शन होता रहेगा। बात समझ में आ गई है? तो जरा अब तक की करी हुई बातों को मैं यहां समराइज कर दूं। व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एट द इंटरफेस इट इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड पार्शियली रिफ्रैक्टेड। ये देखो यार, ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है, थोड़ा सा, इसकी चर्चा हम कर नहीं रहे थे बट हो रहा था।
नहीं, लेकिन एक सर्टेन एंगल के बाद वो क्या होने लगा है, खैर, पार्शियली ट्रांसमिटेड टू द सेकेंड मीडियम. दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये है इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये पार्शियली रिफ्लेक्शन. अंडर अ सर्टेन कंडीशन द इंसिडेंट लाइट रे कैन मेड टू बी रिफ्लेक्टेड बैक कंप्लीटली इनटू द डेंसर मीडियम. दिस इज फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और वो कंडीशन क्या है वो आगे हम अगले पेज पे पढ़ेंगे. ये समझ में आ गया यार. ये है इंटरनल रिफ्लेक्शन पार्शियल और ये है टोटल रिफ्लेक्शन. और कब होता है तुम्हें पता है, ये एंगल एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा होना चाहिए. लिखा हुआ है इसलिए नोट करने की जरूरत नहीं है. मॉड्यूल हमारे टाइम बचाने का बहुत बड़ा टूल है. इस चीज को समझाने में 1 मिनट लगा होगा लेकिन लिखने में 2 मिनट लगता, तो हमने 2 मिनट बचा लिया. और ऐसी चीजें हैं कि तुमने हमेशा देखी हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें ऐसा कुछ है कि जिसको नोट करते समय ही असली चीज, कुछ लोगों का ये बैठा होता है सर असली बात तो तभी होती है जब हम नोट करते. सही माने में कोई चीज समझ में तो तभी आती जब हम अपने हाथ से. ये सब केवल मिथ है, हमने ऐसा बिठा रखा है क्योंकि 10th तक की लर्निंग में, 12वीं तक की स्कूल लर्निंग में हमें यही कराया गया है, तो हमें ऐसा लगने लगा है कि वही सच्ची पढ़ाई थी. वो हमें स्लो करने की साजिश थी भाई. हमारा दिमाग उससे तेज था, लेकिन लिखा लिखा के हमारे दिमाग को स्लो किया गया है. पता है तुमको, बचपन में जो राइटिंग है ना वो हमारे दिमाग को स्लो करती है. अगर हम राइटिंग ना करें तो हमारा दिमाग तेज दौड़ेगा राइटिंग से, लेकिन हाँ राइटिंग नहीं होगी तो हम अकेले क्या उखाड़ लेंगे दुनिया में. राइटिंग कम्युनिकेशन का जरिया है कि हम कोई टीम वर्क तभी कर सकते हैं जब हम अपनी बात किसी को कन्वे कर पाएंगे, तो वो भी रिक्वायर्ड है. तो अभी क्या उसका एक तालमेल होना चाहिए, है ना. हमेशा लिखने से ही सब कुछ होगा ऐसा मत माने. मैंने कहा यार कि ग्रेजिंग इमरजेंस ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रेजिंग इमरजेंस क्या होता है, एट सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री. देखो यार ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन गया है, 90 डिग्री. इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इमरजेंस. और इस एंगल को हमने क्या बोला है, क्रिटिकल एंगल. ये बड़ा क्रिटिकल है क्योंकि यहीं से चीजें बदलती हैं. ये क्रिटिकल एंगल हम चाहें तो बड़े आराम से स्नेल्स लॉ से निकाल सकते हैं. क्या लगाना है तुम्हें, n1 साइन थीटा 1 n2 साइन थीटा 2. क्योंकि टॉपिक चेंज हो गया है तो क्यों ना हम सीधे याद रखें, वरना एक स्टेप पीछे जाएंगे तो हम बेसिक से कनेक्ट हो जाएंगे. लेकिन ठीक है क्यों जाए बेसिक पे. साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है कम वाला अपॉन ज्यादा वाला. कोई कंफ्यूजन नहीं कौन ऊपर रखना है कौन, दो दिए होंगे, कम वाला ऊपर रखना है, वो पहला कौन दूसरा कौन इसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं. क्यों, साइन ऑफ एंगल की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती क्या, तो क्या तुम बड़ा ऊपर रख दो क्या. वो सर सीक्वेंस जो होता था कि पहले और वो सब भूल जाओ. कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे, क्योंकि ज्यादा वाला ऊपर रख दोगे तो एन साइन थीटा 1 से बड़ा आने लगेगा. तो कुछ नहीं, कौन पहला कौन दूसरा सब भूल जाओ. अगर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है तो डेंसर से रेयर में ही रे डाली गई होगी. कोई मजाक थोड़ी चल रहा होगा, रे उल्टी डाल दें पूछे बताओ क्रिटिकल एंगल, फिर लिखे हे तुमने गलत समझा. ऐसे थोड़ी होता है फिजिक्स में. कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे, बस ऐसे भी होता है मजाक मजाक में. मगर फिजिक्स में क्वेश्चन बनाने वाला ऐसे क्यों करेगा कि तुमने देखा ही नहीं मैंने उल्टा कर दिया. नहीं, वो ये कह सकता है क्वेश्चन मैंने गलत ही लिख दिया था, तुम्हें ये कहना चाहिए था क्वेश्चन गलत है. ठीक है, तो आमतौर पे ज्यादातर सिचुएशन में तो एन एरर 1 ही होता है, तो इसको लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं 1 अपॉन एन. अब यहां तो और कंफ्यूजन नहीं है, बस जो एक एन दिया होगा 1 से बड़ा वही डिवाइड में रखना है ना. या फिर 2 दिए हो तो कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे. क्या बताओ, यहां से साइन थीटा क्रिटिकल आ जाएगा. और थीटा क्रिटिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीटा क्रिटिकल से अगर हमारा जनरल इंसिडेंस, जनरल एंगल थीटा सी से ज्यादा है तो क्या होगा, है ना, TIR होगा. यही तो बताया मैंने. खैर, इस बात को मैंने यहां पे लिखा है, कमेंट ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस. इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको मैं जनरल थीटा कह रहा हूं, और थीटा सी खास एंगल है, हमारा जनरल एंगल खास एंगल से ज्यादा होगा तो वो किसको फेवर करेगा, TIR को. और अगर कम है तो रिफ्रैक्शन होगा. सिंपल सी बात.
क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई यार? ये बात तो सबको पता ही होती है, मेन बात ये है जो कोई नहीं लिखता है। कमेंट ऑन एनडी एंड एनआर, एनडी और एनआर, इस पे कमेंट क्या है? अच्छा मुझे बताओ, क्रिटिकल एंगल, ये जो क्रिटिकल एंगल है, एक सिचुएशन है जिसमें क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है और एक सिचुएशन है जिसमें क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है। कौन टीआईआर को ज्यादा फेवर करता है? 30 वाला। क्यों? उसमें 30 से 90 तक हर एंगल, मैं तुम्हें दो डायग्राम बना देता हूं। सोचो, एक डायग्राम ऐसा है जिसमें रे 30 डिग्री पे डालो और ग्रेजिंग हो रहा है, और एक डायग्राम ऐसा है जिसमें 60 पे डालो तब ग्रेजिंग हो रहा है। कौन घटना टीआईआर को ज्यादा फेवर करती है? ये वाली घटना टीआईआर। क्यों? इसमें 30 से 90 तक कोई भी एंगल टीआईआर कराएगा, इसमें 60 से 90 तक केवल टीआईआर होगा। तो कुल मिला के क्रिटिकल एंगल का छोटा होना टीआईआर को बढ़ावा देने जैसी बात है। अब एन रेयर ऊपर है और एन डेंसर, तो कोई कहते कि हम टीआईआर को बढ़ावा देना चाहते हैं तो एनआर कम होना चाहिए कि ज्यादा? कम। भाई ऊपर वाली चीज कम होगी तभी तो साइन थीटा कम होगा, तभी तो थीटा, साइन थीटा में सीधा सीधा मामला होता है कि ओवर सामने की वैल्यू कम तो एंगल भी, तो एनआर कम होना टीआईआर को फेवर करता है, एनडी टीआईआर को फेवर करता है। मतलब इस लाइन को मैंने एक स्टेटमेंट में लिखा है, इफ द डेंसर मीडियम बिकम मोर डेंसर इट फेवर्स टीआईआर एंड रेयरर बिकम मोर रेयरर, रेयर मतलब कम हो जाए, तो इट फेवर्स टीआईआर, वो टीआईआर को फेवर करता है। क्वेश्चन मतलब क्या है कि जैसे कोई कह दे कि 60 डिग्री पे, 60 डिग्री मान लिया ग्रेजिंग इमर्जेंस वाला डायग्राम है, इसका तुम्हें एनडी पता है इस वक्त और इसका एनआर पता है। एनआर एनडी ऐसा है कि 60 डिग्री पे टीआईआर हो रहा है। मुझे बताओ, हम चाहते हैं कि 60 डिग्री पे टीआईआर ना हो, 60 डिग्री में ग्रेजिंग ना हो, टीआईआर हो जाए, तो हम एनडी को बढ़ा देंगे, थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे ना तो उसका क्रिटिकल एंगल 60 की जगह 59 हो जाएगा, तो 60 पे क्या होने लगेगा? नहीं समझ रहे हो? यानी जिस डायग्राम के लिए एनडी एनआर पता है, ग्रेजिंग हो रहा है ये भी पता है, यानी जिस डायग्राम के लिए ग्रेजिंग चल रहा है उस डायग्राम में तीन चीजें हैं कि इसको या तो एंगल को 60 से ज्यादा डाल दो, या तो इसका एनडी थोड़ा बढ़ा दो तो इसी एंगल पे टीआईआर होने लगेगा, या तो एनआर थोड़ा सा घटा दो तो इसी एंगल पे टीआईआर होने लगेगा, या तो एंगल बढ़ा दो तो टीआईआर होने लगेगा। तीन बातें तुम्हें समझ में आना चाहिए, और तीनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली, और इनको मैं बहुत क्लियर कट समझा देना चाहता हूं कि कोई तरह का कंफ्यूजन ना रह जाए, तुम्हें सीधे आंसर लिखना आना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, मैं इनइक्वालिटी पे बात ही नहीं करूंगा, एक फॉर्मूला सबको याद रहेगा, ये बस इसी से सारे काम बनेंगे। इनइक्वालिटी लिखना हमारे दिमाग का हिस्सा होगा, मैथ्स का हिस्सा नहीं होगा। और दिमाग का हिस्सा क्या है कि हमें जो भी अननोन पूछा जाए वो इस फॉर्मूले से निकाल लो। तुम्हें पता है, मान लिया अननोन एंगल का है, 40 डिग्री आ गया, और पूछा जाए हमें टीआईआर कराना है, तो तुम कहोगे एंगल शुड बी ग्रेटर देन 40, रिफ्रैक्शन कराना है तो लेस देन 40, और ग्रेजिंग कराना है तो इक्वल टू 40। अब इस फॉर्मूले से तुमने एनडी का आंसर निकाला, और हम कह रहे हैं कि टीआईआर कराना है, तो आंसर लिखोगे कि जो जनरल एन होना चाहिए वो इस आंसर से ज्यादा होना चाहिए, और अगर रिफ्रैक्शन कराना है कम होना चाहिए। इस फॉर्मूले से एनआर निकाल लो, और वो चाह रहा है कि टीआईआर हो, एनआर को कम कर दो और कह दे कि नहीं ग्रेजिंग होना है तो जो एनआर आया है वही रखो, कोई कहते नहीं रिफ्रैक्शन कराना है। समझ गए? बस इतना सा है। इस बात को ऐसे नहीं करके देखेंगे तभी मैं मानूंगा। मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं और तीनों एग्जाम्पल में 3-3 क्वेश्चन है, यानी 9 क्वेश्चन है, बट तुम जल्दी से कर सकते हो। 9 क्वेश्चन है, मगर फैसला लोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। 9 तरह के ही क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं इसमें, बट लोग 1-2 करा के समझ लेते हैं कि तुम्हें आ गया। मैं एक भी नहीं छोड़ना चाहता, तुम्हें सब पता होना चाहिए। एक एक करें, स्मॉल मिलाते जाएं, लार्ज बनाते जाएं, ज्यादा करके हैंग ना करें एक साथ।
आज मेरा ऑनलाइन जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। 1 2 3 4 5 5। हाँ भाई, find the angle of incidence for grazing emergence, angle of incidence for TIR, angle of incidence for refraction। तो तुम्हें 17 चीजें नहीं पढ़ना है, बस एक चीज कि एंगल, ग्रेजिंग वाला एंगल कैसे आएगा। ग्रेजिंग वाला एंगल कैसे आता है? कम वाला अपॉन ज्यादा वाला। इन दो में से कम वाला कौन है? √2। ज्यादा वाला कौन है? इसमें √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, है ना, तो ये बन जाएगा 1/√2। तो थीटा सी आ गया कितना? 45। कितने लोगों का आ गया? तो 45 किसके लिए है? ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए। लेकिन अगर हम टीआईआर कराना चाहते हैं तो हमारा इंसिडेंट एंगल 45 से ज्यादा होना चाहिए, और टीआईआर कराना चाहते हैं तो लेस देन। कितने लोगों ने खुद से कर लिया है ऑनलाइन? अगला क्वेश्चन, अगला हो गया। ठीक ठीक, अगला भी ट्राई कर ही सकते हैं इसके बाद जो है। इसमें क्वेश्चन में एनआर पूछा है, एनआर दिया नहीं गया है, एनआर पूछा है। तो एनआर हम कैसे निकालेंगे? एक ही फॉर्मूला यार, ग्रेजिंग वाला डायग्राम बनाओ, इसको क्रिटिकल मान लो, NR/ND सॉल्व करो, तो NR का आंसर √2 आ जाएगा। तो यार NR √2 किसके लिए आया है? ग्रेजिंग के लिए आया है। ग्रेजिंग के लिए आया है ना? हो गया? क्या है? ओके। अब अगर हमें टीआईआर कराना है तो रेयरर और रेयरर होना चाहिए, यानी क्या? लेस देन √2। और इसके लिए क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन √2। ऑनलाइन डन। इसके अच्छा, एनडी हमें एनआर निकालना पड़ता है। अब ये नहीं कि सर वो पुराने वाले क्वेश्चन से हम सीधे कॉपी पेस्ट कर देंगे, वो तो मैंने करा दिया, अलग बात है। इत्तेफाक से सारा डेटा हर बार एक ही आ रहा है। साइन थीटा इक्वल टू कम वाला अपॉन ज्यादा वाला, सॉल्व करोगे तो एनडी का आंसर सॉल्व करके कितना आ रहा है? 2। तो ये किसके लिए आ रहा है? ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए। और अगर हमें टीआईआर कराना हो तो ग्रेटर देन 2, और इसके लिए लेस देन 2। बस यही है यार, पूरी कहानी का सेंट्रल आइडिया यही है। क्या समझ में आ गया है? इनइक्वालिटी करके क्वेश्चन करना मुझे लगता है सबसे पेनफुल काम है। किया है पहले कभी किसी ने? इक्वेशन में बताया होगा कि इसके लिए लगाना है। गॉड, 7th में पढ़ लिया था? तो फिर तो उसी से बताना चाहिए मुझे। क्या तुम्हें कोई एक्स्ट्रा चीज याद ही नहीं रखना यार? डेंसर जितना डेंसर होगा टीआईआर को फेवर करे, रेयरर जितना रेयरर होगा टीआईआर को फेवर करे। ये टीआईआर को फेवर करेगा, ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन को नहीं। रिफ्रैक्शन के लिए उल्टा है। चलो अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ मदद मिल गई है क्या? तुम्हारी कॉपी पे है अगला क्वेश्चन।
एक रे इस सरफेस पे ऐसे डाली गई है, तो क्या यहां पे तो वो सीधे ही पार कर जाएगी, फिर यहां गिरेगी, और यहां हम चाहते हैं ग्रेजिंग हो जाए, तो ग्रेजिंग हम यहां चाहते हैं, वहां तो ग्रेजिंग हो ही नहीं सकता ना, यही हो सकता है डेंसर से रेयरर के लिए। ठीक है, तो ग्रेजिंग हो जाए इसके लिए एन बताना है, एन। अच्छा, कोई एक एंगल दिया है, ठीक है, नीचे वाला तो अपने आप, भाई बताओ, अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। खैर हमको चाहिए है एन, एन चाहिए ग्रेजिंग के लिए, एन चाहिए, और बाहर कुछ नहीं दिया है, मतलब एयर या वैक्यूम है। डन। ठीक ठीक, ठीक। तो हमें क्या करना है, ग्रेजिंग वाले डायग्राम को देखना है, पहले ग्रेजिंग वाला डायग्राम बनाना है, फिर देखो यार ये एंगल तय करना है, ये एक 90 है और ये वाला कितना है, ये 60 है। कैसे, ये 60 है तो ये कितना होगा 30, तो ये कितना होगा 60, बस यहां तक पहुंचना था। क्या ग्रेजिंग वाला डायग्राम नजर आ रहा है और ये 60 नजर आ रहा है, ये क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया कि नहीं, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, साइन क्रिटिकल कम वाला एयर, ज्यादा वाला एन, थीटा 60 आया है, साइन 60 क्या होता है √3/2 इज इक्वल टू 1/n, तो n का आंसर कितना आ गया, तो ये n किसके लिए आया है, ग्रेजिंग। ये डेंसर है या रेयरर है, डेंसर है, क्यों, क्योंकि एक ही तो मीडियम है जो डेंसर है, बाहर तो रेयरर है। अब डेंसर के लिए रूल क्या है, डेंसर जितना डेंसर होगा यानी ग्रेटर देन 2/√3 होगा तो वो टीआईआर को फेवर करेगा, और जितना रेयरर होगा वो रिफ्रैक्शन को, लेस देन टीआईआर। तीन तरह के क्वेश्चन यहां पूछे जा सकते हैं, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एंगल की वैल्यूज बदली जा सकती हैं। क्लियर है भाई, यही एंगल मैंने देखा या तो 60 डिग्री होता है या तो 45 डिग्री होता है। अगर ये 45 होता तो तुम्हें और कंफ्यूजन ना होता, ये 45 तो ये पक्के तौर पे 45, तो एन का आंसर √2 आ जाता, और आसान हो जाता। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। एक तालाब के अंदर लाइट का सोर्स है डी डेप्थ पे, उससे निकलने वाली लाइट रेज मैंने दिखाई हैं, और हर लाइट रे का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या जैसे जैसे हम दूर की रे ले रहे हैं उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एंगल पता है ऐसा हो जाएगा कि उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वैसा हो जाएगा, ग्रेजिंग। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल हो गया है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेजिंग हो गया है। इसके बाद वाली रे के साथ क्या होना है, टीआईआर। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा नहीं, यानी बहुत दूर जाओगे तो टीआईआर देखने को मिलेगा, बहुत पास आओगे तो रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। और ये सीन मैंने 2D में दिखाया है, ये सीन मैंने 2D में दिखाया है। अगर एक तालाब के अंदर डी डेप्थ पे कोई पॉइंट सोर्स है तो तुम्हें ये डायग्राम दिखाया है, ये क्या ये सीन ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी बनेगा, यानी क्या मैं कह सकता हूं कि ऊपर सरफेस पे एक सर्कुलर रीजन होगा जहां से लाइट बाहर निकलेगी, एक कोनिकल रीजन होगा जिसके अंदर से रे बाहर निकलने के लिए जाएगी नहीं, और बाकी रेस पलट के वापस आ जाएगी। देखो ये जो मैं कह रहा हूं कि ये पोर्शन जो यहां तक, ये पूरा एक कोनिकल पोर्शन होगा जिसकी लाइट बाहर निकल के नहीं, यानी इस पॉइंट सोर्स को कोई चाहे तो यहां पे आंख लगा के भी देख सकता है। किस रे से, ग्रेजिंग वाली रे से, या ग्रेजिंग के जस्ट बगल वाली रे से। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन लाइट रे ही तो पहुंचाती है। तो कभी कभी ऐसे पूछा जा सकता है कि
कि कोई आंख इसको ग्रेजिंग किसी सरफेस पे जाके ग्रेजिंग रे से देख पा रही है, तो कोई पूछ सकता है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे बताओ, ऐसा कुछ बनाया जा सकता है क्वेश्चन। उल्टा भी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि कोन का सेमी वर्टिकल एंगल बताओ, ये बड़ा फेमस है, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल, तो वर्टिकल के साथ आधा एंगल, क्या ये क्रिटिकल एंगल है तो ये भी क्या होगा, तो क्रिटिकल एंगल ही पूछा जाए। कोन का सेमी वर्टिकल एंगल बताओ, है ना। कोई ऐसे कहता है कि बाहर जो लाइट निकलेगी वो सर्कुलर रीजन से निकलेगी, तो रेडियस ने कितना एंगल सबटेंड किया है, रेडियस ने कितना एंगल सबटेंड किया है, वो भी क्या है, क्रिटिकल एंगल है। क्या ये एंगल रेडियस के सामने नहीं है, लाइट सोर्स ने रेडियस पर कितना एंगल सबटेंड किया है, नहीं। या कोई कह दे कि वो पूरा 2D एंगुलर स्पेस बताओ जिससे लाइट बाहर निकलेगी, 2 थीटा सी हो जाएगा। तुम समझ पा रहे हो यार, अगर तुम सिचुएशन को समझ पा रहे हो तो ये सब तुम्हें सेमी वर्टिकल एंगल पूछा जाए तो क्रिटिकल एंगल है, लिख दो सेमी वर्टिकल एंगल लिख दें, ये नाम क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो सकता है। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब क्रिटिकल एंगल। हाँ हाँ भी निकालेंगे। अगला एक और नाम लिखें, प्लेन प्लेन एंगल ऑफ द कोन, प्लेन एंगल ऑफ द कोन कितना होगा, 2 थीटा सी। प्लेन एंगल ऑफ द कोन क्या होगा, 2 थीटा सी, ठीक है। कई बार लिखा जाता है कि कितने एंगुलर स्पेस की रेज बाहर निकल रही हैं, यूनिवर्स में जा रही हैं, कितने एंगुलर स्पेस, तो 2 थीटा सी के एंगुलर स्पेस की रेज। अच्छा, इसमें कई बार रिवर्स बात की जाती है कि पूरे यूनिवर्स से आने वाली उल्टी रेज एक कोन में समा जाती हैं। नहीं, उल्टा भी तो ट्रू है, यहां से जाने वाली रे वर्ल्ड में जाती है, यूनिवर्स में जाती, तो यूनिवर्स की रेज एक कोन में से होके एक जगह इकट्ठी होंगी कि नहीं। तो कोई पूछे यार कि उस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल बताओ, तो अगेन उसका आंसर क्या है, थीटा सी, है ना। ये रिवर्सिबिलिटी वाली बात है कि इसकी रेज, डॉट की रेज यूनिवर्स में जाती है तो यूनिवर्स की रेज एक डॉट में आ जाएंगी। बात क्लियर है। अगला जो फेमस डिस्कशन है, रेडियस, इस सर्कुलर रीजन की रेडियस। अच्छा, रेडियस को भी कई तरीके से लिखते हैं। कोई कहते हैं कि बताओ कितने सर्कुलर रेडियस के रीजन से लाइट बाहर निकलेंगी, तो रेडियस है। कोई पूछे एक डिस्क से हम इस लाइट को ढकना चाहते हैं ताकि बिल्कुल लाइट बाहर ना आए, तो बताओ उस डिस्क का रेडियस क्या होगा, वो भी यही आंसर है। क्या जनता समझ पा रही। तो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, बट क्वेश्चन दो ही हैं, थीटा सी और आर, ठीक है। तो थीटा सी बताओ, थीटा सी तो तुमने बता ही दिया यार, थीटा सी कितना, अरे थीटा सी कैसे आता है, कम वाला डिवाइड बाई ज्यादा वाला। अब यहां पे पानी के ऊपर कोई और मीडियम है, इसके चांस तो नहीं है। कम वाला एयर है, ज्यादा वाला एन है। या तुम और जनरलाइज लिखना चाहो तो एन आर अपॉन एन डी लिख सकते हो। मैं एन आर बाई एन डी करके बाद में क्या करूंगा, एन आर की जगह 1 लिख दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत है। कोई पूछे रेडियस बताओ, तो जरा मैं डायग्राम पहले तो बना लेता हूं। ये डॉट था, ये ग्रेजिंग वाला सीन है, ये क्रिटिकल एंगल था, ये भी वही एंगल था, और रेडियस ये है। डेप्थ हमें पता होगी, डेप्थ डी लिखते हैं, कभी कभी एच, मैंने क्या लिखा है, एच, ठीक है। एच हमें पता होगा, आर बताना है। बताओ यहां पे क्या लगाओ, तो टेन थीटा सी बराबर आर बाई एच, तो आर बराबर क्या होगा, एच टेन थीटा सी। लेकिन हमें तो साइन थीटा सी पता है, चाहिए क्या है, टेन थीटा सी। तो जब भी यार साइन पता हो, टेन चाहिए हो, तो तुम्हें एक ट्राइंगल बनाना चाहिए जिसमें ये रेशियो दिया है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो बताओ बेस क्या आ जाएगा, एन डी स्क्वायर माइनस, तो बताओ टेन थीटा की जगह क्या आ गया, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना, एन आर, और बेस कितना, एन डी स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर। ये रेडियस का फॉर्मूला बन गया। हालांकि ज्यादातर लोग एन आर बराबर 1 का फॉर्मूला याद रखते हैं, तो वो आएगा एच अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। मैं भी कहूंगा यार तुम यही फॉर्मूला याद करो, ठीक है, ये मत याद रखो। और पूरी रे ऑप्टिक्स में एक कॉमन बात याद रखो कि एन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है,
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि ये n उस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट कर रहा है जिसकी बात चल रही है इसकी, और बाहर आमतौर पे क्या होता है 1। अगर वहां पे n मीडियम आ जाए, अगर वहां n मीडियम आ जाए, कुछ सराउंडिंग आ जाए, इसको सराउंडिंग लिख देते हैं हम यार, ये तो n होगा ही, सराउंडिंग वाला मीडियम अगर कुछ आ जाए तो सराउंडिंग का मीडियम डिवाइड में आ जाता है, तो यहां n अपॉन n सराउंडिंग लिख दोगे इस जगह पे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, तुमने यार कभी लेंस का लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा है, 1/f इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस, वो उसमें n लेंस का मीडियम होता है तब तक जब बाहर क्या है एयर, अगर बाहर सराउंडिंग आ जाए तो n की जगह n अपॉन n सराउंडिंग आता है। तो हम क्यों फॉर्मूला बदलें, वही याद रखो n की जगह। प्रिज्म का फॉर्मूला पढ़ा है, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, उसमें n प्रिज्म का n होता है, लेकिन अगर प्रिज्म सराउंडिंग में रख दिया जाए तो n की जगह n अपॉन n सराउंडिंग आ जाएगा। तो हर जगह पूरी रे ऑप्टिक्स में जो n के फॉर्मूले हैं वो n अपॉन n सराउंडिंग आ जाता है। तो हम इस पैटर्न को समझे, फॉर्मूले ज्यादा ना इधर उधर करें, तुम यही फॉर्मूला याद रखो, यही दुनिया याद रखती है। लेकिन हम दुनिया से अलग एक पैटर्न और याद रखेंगे कि n क्या बन जाता है, n अपॉन n सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग बदल जाए तो। डन, कोई दिक्कत है? अच्छा, ये भी अगेन वही बात है कि पन्ने पलटने वाली चीज नहीं है। मैंने तुम्हें स्नेल लॉ में इतनी प्रैक्टिस इस डायग्राम को लेके कराई है कि तुम जब भी चाहो इसको रिकवर कर सकते हो। पन्ने पलट के घर पे पन्ने पलटने से अच्छा है कि पलट के देख लो, एग्जाम में भी फंस जाए तो इतना टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि इतने एल्जेब्रा वाले क्वेश्चन तो आते ही हैं, इतनी छोटी मोटी ट्रिग्नोमेट्री लगाने वाले क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो एग्जाम में भी अगर तुम फंस जाओ तो तुम इस बात को रिकवर कर सकते हो, आर लाने तक का स्टेप बड़े आराम से। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें क्रिटिकल एंगल के टर्म में ही आर पूछ दिया जाए? तो तुम्हें ये स्किल तो चाहिए ही ना कि आर के 4 ऑप्शन हो, सॉरी आर के 4 ऑप्शन हो और उसमें ये आंसर हो ही ना, थीटा सी के टर्म में सारे आंसर हो। पहला ऑप्शन हो एच साइन थीटा सी, दूसरा हो एच कॉस थीटा सी, तीसरा हो एच टेन थीटा सी, एच कॉस थीटा सी। तब तुम क्या करोगे? तब तो तुम्हें यही काम है कि कितने फॉर्मूले रटोगे यार। तो तुम एकदम से ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल बनाओगे, टेन थीटा सी इक्वल टू आर बाई एच करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फिजिक्स में हम स्मॉल डेरिवेशन से नहीं बच सकते हैं, लार्ज डेरिवेशन से बच सकते हैं, क्योंकि उस पर फिर वो टाइम बियॉन्ड चला जाता है, तो वो हम छोड़ के चलेंगे, वो हम नहीं कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? हमने कोई स्फेरिकल मिरर का डेरिवेशन फॉर्मूला थोड़ी निकाला है, हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला थोड़ी पढ़ेंगे, तो बोर्ड में पढ़ा है। हम लोग वही फॉर्मूले डेराइव करेंगे जिनकी जरूरत कभी ना कभी टेक्निक के तौर पे पड़ सकती है किसी क्वेश्चन को करते समय। डन, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। डेविएशन का मतलब मैं शुरू से बता रहा हूं, रे जहां जा रही थी, ये सब पहले से लिखा हुआ है तुम्हारे इसमें, हाँ तो रिवीजन चल रहा है। हाँ रिवीजन ही है, 1 विजन हो चुका है और रिवीजन चल रहा है। डेविएशन ऑफ रे व्हाइल रिफ्रैक्शन TIR। डेविएशन का मतलब होता है जिस रास्ते रे जा रही थी और जहां अब जाने लगी उसके बीच का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का अंडर रूट। डेविएशन का मतलब होता है, तो देखो यार, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से तय होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमेशा नॉर्मल से तय होता है। तो डेविएशन क्या है? अगर मैं इसका रास्ता आगे बढ़ा दूंगा तो
क्या ये एंगल आई था और ये आर पे है, तो डेविएशन कितना है, आर माइनस आई, या आई माइनस आर भी हो सकता है, डिपेंड्स कि हम डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर बात कर रहे हैं। फिलहाल मैं डेंसर से रेयर बात कर रहा हूं, तो क्या होगा, आर माइनस आई, या इन जनरल तुम लिख सकते हो आर डिफरेंस आई, और आर और आई में जितना अंतर होगा वही क्या है, डेविएशन। अगर आर और आई सेम हो जाए तो डेविएशन 0 हो जाएगा। अरे आर और आई सेम हो गया मतलब क्या, दोनों मीडियम एक जैसे हैं, और मीडियम एक जैसे हैं तो जैसे रे आएगी वैसी चली जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गई है? मैं यहां फिलहाल डेंसर से रेयर में बात करने वाला हूं। अच्छा बताओ, हम हमेशा से बात कर रहे हैं कि अगर θ1 बढ़ेगा तो θ2 भी बढ़ेगा। क्यों? n1 n2 फिक्स चीजें होती हैं, θ1 θ2 डायनेमिक चीजें होती हैं। तो ये एक तरह से θ1 θ2 अभी तक मैं लिख रहा था, मैंने पहली बार आई आर यूज किया है, इनका अंतर डेविएशन है। अच्छा, ये θ1 बढ़ेगा किसी कारण से तो θ2 भी, तो उनका अंतर भी बढ़ेगा, उनका अंतर भी बढ़ेगा। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, 2 और 4 का डिफरेंस 2 होता है, 2 को तुम 3 गुना कर दो 6, और 4 को 3 कर दो 12, दोनों बढ़ गए कि नहीं? और डिफरेंस के बारे में क्या कहोगे? डिफरेंस भी तो बढ़ गया। जब इंडिविजुअल एलिमेंट बढ़ेंगे तो उनका डिफरेंस भी बढ़ता है ना? तो मुझे बताओ, तुम सबसे बड़ा आई क्या रखना चाहोगे? सबसे बड़ा आई तुम क्रिटिकल एंगल ही रख सकते हो, उससे बड़ा आई रख ही नहीं सकते हो। क्यों? उसके बाद रिफ्रैक्शन होना बंद हो जाएगा। तो उस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 डिग्री। तो बताओ डेविएशन कितना हो गया, 90 माइनस थीटा सी। सॉरी, देखो 90 और इसको आगे बढ़ाओगे, ये क्या है, थीटा सी। तो डेविएशन कितना है भाई, आर माइनस आई होता है कि नहीं? तो आर हो गया 90 डिग्री। क्या ये सबसे बड़ा डेविएशन है? इससे बड़ा डेविएशन हो सकता है क्या? इससे बड़ा डेविएशन रिफ्रैक्शन के दौरान तो नहीं हो सकता, इससे बड़ा डेविएशन रिफ्रैक्शन के दौरान नहीं हो सकता। तो क्या इससे डेविएशन, इससे बड़ा डेविएशन हो सकता है? मेरा क्वेश्चन है, डेविएशन इससे बड़ा हो सकता है? देखो जरा, थीटा सी से थोड़ा ज्यादा कर दिया है, जैसे थीटा सी 60 था तो मैंने 60.001 कर दिया है। तो अब रे रिफ्रैक्ट कर रही है या रिफ्लेक्शन कर रही है? अब रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, और डेविएशन पता है कितना हो गया अब पहले के मुकाबले ये डेविएशन लगभग डबल हो गया। पहले इतना डेविएशन था, अब कोई मुझे बता सकता है इस समय डेविएशन कितना है? और ये रिफ्लेक्शन वाला डेविएशन है, याद है रिफ्लेक्शन में डेविएशन कितना होता था? ये रिफ्लेक्शन वाला डेविएशन है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये उससे दुगना है, उससे दुगना है। यानी ये भी मैक्स है, वो भी मैक्स है, वो रिफ्रैक्शन का मैक्स है और ये इन जनरल मैक्स है। अगेन थोड़ा रेयर चीज है, बट ये बहुत इजी टू डाइजेस्ट है, दिमाग के किसी कोने में पढ़ा रहेगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें समझ में आएगा। ये सब छोटी मोटी चीजें तब हेल्प करती हैं जब अचानक से टकरा गई, तुम कोई रिवीजन करके नहीं गए हो, तो भी चीजें मदद कर देती हैं अगर तुमने सुना है कभी। क्लियर है भाई? रिफ्लेक्शन के दौरान रिफ्लेक्शन वाला डेविएशन होगा, रिफ्रैक्शन के दौरान रिफ्रैक्शन वाला डेविएशन होगा, ये सबसे बड़ा है और वो इन जनरल सबसे बड़ा है। ये 180 माइनस 2 थीटा कैसे तुम्हें याद आया? ये थीटा सी तो ये भी थीटा सी, ये पूरा एंगल कितना है 180, में से ये घटेगा तो डेविएशन आ जाएगा। देन सोचो यार, मल्टीपल लेयर्स कहीं पे इन्वॉल्व हो और ऊपर के मुकाबले नीचे का मीडियम रेयरर होता जाए, ये डेंसर मोस्ट है और नीचे का रेयरर मोस्ट है, तो रे के साथ क्या होगा मैं उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या यहां पे अगर कोई रे ऐसे जाएगी डेंसर मीडियम पे, ऐसे, ये काफी कम एंगल पे इंसिडेंट करी है ऐसे, तो पहले उसका एंगल बढ़ेगा, फिर यहां गिरेगी एंगल और बढ़ेगा, फिर यहां गिरेगी एंगल
और बढ़ेगा। क्या एंगल बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं वो TIR वाले एंगल पे आ जाएगा। फिर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा उसका, फिर अंदर टर्न करेगा, फिर और अंदर टर्न करेगा। तो इतना समझ में आ रहा है कि इसके बाद क्या वो रे कहीं ना कहीं वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो क्या ऐसे मीडियम कहीं एग्जिस्ट करते हैं जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार नीचे गहराई पे आते आते कम होता जाए? कम होता जाए तो हमें ऐसा शेप देखने को मिलेगा? नहीं। ऐसा कब होता है, जब गर्मी के दिनों में रोड बहुत गर्म होता है तो नीचे की हवा को ऊपर भेज देता है, और हवा को ऊपर भेजेगा तो हवा डाइल्यूट हो जाएगी, वह हवा की डेंसिटी कम हो जाएगी, जो तुमने बोला था डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम हो जाएगी इसलिए तो वो जो अपना इफेक्ट कर रही थी वो भी कम हो जाएगा। यानी वहां पर लो एयर और हाई एयर की वजह से हाई एयर पर उसका इफेक्ट भी ज्यादा होगा, तो रिलेटिवली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हल्का सा वेरिएशन आ जाएगा। ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो उससे होगा क्या, उससे होगा कि किसी ऊंचाई से आने वाली रेज वो इस तरह का कर्व बनाने लगेंगी, इस तरह का कर्व, है ना। ये मैंने यही समझाने की कोशिश की, रे टर्न करती है, और क्यों टर्न करती है कि हर छोटी लेयर उसमें कंट्रीब्यूट करती है। ऐसा होने से क्या होता है कि किसी आदमी को ऊपर वाली चीजें जब रिसीव होंगी तो ऐसा लगेगा जैसे वो कहां से आ रही हैं, नीचे से आ रही हैं। सोचो यार, हम यहां खड़े हैं और हमें नीचे पक्षी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, नीचे हमें बिल्डिंगें नजर आ रही, पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, तो हम क्या तय करेंगे, वहां पानी भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने पानी के अंदर ही ये सब कुछ देखा है। ये इल्यूजन है कि रे ऐसे मिल रही हैं आदमी को, तो यार पानी, पक्षी उड़ रहे हैं, नीला नीला आसमान नजर आ रहा है, पेड़ पौधे सब नजर आ रहे हैं, वो भी जमीन के नीचे, तो हम ये थोड़ी कहेंगे जमीन के नीचे सब कुछ आ गया। दिमाग भी कोई चीज होती है, तो हम क्या कहेंगे कि इसका मतलब आगे जाके पानी है। तो ये हमें इल्यूजन होगा कि आगे पानी है, क्योंकि हमने बचपन से ऐसा देखा है, तो हमारा दिमाग तुरंत सजेस्ट करेगा आगे पानी है। और ये बात सिकंदर ने नहीं पढ़ी थी, उसको ये नहीं पता था कि ऐसा भी इल्यूजन होता है। ये क्लास उसने मिस कर दी थी। सोचो यार, एक क्लास कितनी घातक हो सकती है। वो खुद मरा और उसकी पूरी सेना मर गई थी इस चक्कर में, और एक चरवाहे ने ये बात कंफर्म कर दी कि वहां पानी है। ऐसा कहानी में सुना है मैंने कि चरवाहे ने बोला हाँ सही में वहां पानी है, क्योंकि वो जानता था ये अगर शहर में घुस गया तो सबको मार काट देगा। वो समझ गया था मतलब कि ये कौन है, इतनी बड़ी सेना लेके किस लिए जा रहा है। उस दौरान मतलब आम बात थी, मतलब इंडिया में लोग आते थे, लूटपाट करते थे, तो उसने कहा हाँ वहां पानी है। उसने कहा कि ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मेरे तो वो अपना पानी आने का इंतजाम किया ही होगा, और उसका पानी सब छिना ना लिया होगा, लेकिन तब तक वो तो उसको साथ में ले लिया उन्होंने कि भैया चलो तुम देखते कहाँ पानी है। तो बस वो दिखा रहा था हाँ यही तो है, बस यही तो है, यही तो करते हुए उल्टी साइड ले गया, जहां पानी था उसके अपोजिट। बस सब सेना एक एक करके ढेर हो गई, पूरी सेना खत्म हो गई। ऐसा कहानी में सुना है, ये सही बात है कि नहीं है? अब कहानी में तुमने भी सुना होगा, सही कहां से पता? तो ये किस वजह से, इस इल्यूजन का नाम क्या है, मिराज, है ना। कि हमें ऐसा लगता है कि पानी का पूल है, और किस वजह से, TIR की वजह से। अगर कोई तुमसे ऐसी कुछ कहानी बनाए और पूछे इसका कारण क्या है, तो बस तुम्हें याद रखना TIR। समझ गए? TIR में होता क्या है कि ऊपर की एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और नीचे की एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। बस ऐसे याद रखिए। ये भी कोई पूछ सकता है कि क्यों होता है, तो ऊपर की डेंसर होती है और नीचे की रेयर होगी। याद रहेगा भाई। और अगर ऐसा नॉर्मल मौसम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएशन नहीं होता है, तो हमें ये इल्यूजन भी नहीं होता। रेतीले इलाके में तो ये इफेक्ट ज्यादा ही होता है, क्योंकि रेत वाले इलाके में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो वेरिएशन ज्यादा होता है। तो वो कहीं राजस्थान वाली जगह पे फंस गया था, रेगिस्तान वाली जगह पे। रेगिस्तान राजस्थान वो है एक ही एरिया की बात है। देखो जरा, एक प्रिज्म है 45 प्रिज्म, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी सारी रेज टकराएंगी, ये जो नियर बाई इसके आसपास वाली हैं, और क्या करेंगी, ग्रेजिंग इमर्जेंस, सॉरी TIR, ये TIR करेंगी। तो टॉप रेज इधर और बॉटम रेज इधर से नजर आएंगी, यानी ये 90 डिग्री टर्न होके यहां देखा जा सकता है थ्रू यूजिंग प्रिज्म।
ठीक है, ये बस डायग्राम दी गए, एनसीईआरटी के पिक्चर है इसलिए मैंने लाए। इसमें क्वेश्चन कैसा होगा मैं बताऊंगा। देखो जरा, बी वाले पॉइंट को रिफ्रेक्ट करके यहां और ए वाले पॉइंट की रेज, नियर बाय रेज को यहां देखा जा सकता है, तो ये पलट के देखा जा सकता है। यानी आंख अगर इधर होगी तो उसको यहां कहीं नजर आएगा, कि वो यहां ट्रैक करेगी बेसिकली। तुम समझ रहे हो, रे आएंगी तो ए की इंफॉर्मेशन इधर से आ रही है ना, और बी की इंफॉर्मेशन इधर से आ रही, तो आंख को लगेगा उधर कुछ है, नहीं, यहां पे आंख को लगेगा कि ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है। क्यों? ये देखो यार, पूरा ट्रैक बनाया गया है टीआईआर के बाद, तो देखो बी वाले पोर्शन को नीचे से देखा जा रहा है और ए वाले पोर्शन को ये इन्वर्ट कर दे रहा है ऑब्जेक्ट को। तो खैर ये सब हो क्यों रहा है? टीआईआर की वजह से। क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन ये हो सकता है कि तुम्हें ये एंगल तय करने के लिए कोई और एंगल दिए होंगे, जैसे मान लिया कोई और एंगल दिए हैं, जैसे तुम यहां पहुंच गए, अब यहां पहुंच गए तो कोई पूछे इसका एन क्या होगा, तो एन क्या होगा, तो साइन थीटा सी बराबर क्या होता है 1/n, तो n क्या होगा 1 साइन थीटा सी। तो तुम यार इसको क्रिटिकल मान के ही n का, या क्वेश्चन पूछा जाएगा n की मिनिमम वैल्यू बताओ, n की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो ये n की मिनिमम वैल्यू है, n मिनिमम, कम से कम n इतना तो होगा ही, उससे ज्यादा होगा तो भी टीआईआर होगा, ये n मिनिमम का आंसर होगा। जैसे इस डायग्राम में बताओ n की मिनिमम वैल्यू कोई पूछे तो क्या लिखोगे, n की मिनिमम वैल्यू क्या लिखोगे 1 साइन 45, यानी कितना √2। इसका मतलब इसका n या तो √2 है या तो n √2 से ज्यादा भी हो सकता है। क्यों? ज्यादा होगा तो भी टीआईआर होगा, इतना होगा, बात समझ गए? ये सबसे छोटा वैल्यू है n का। क्या बात समझ गए? कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अगर हम इसको क्रिटिकल मान के आंसर निकालेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो ग्रेजिंग इमरजेंस वाला आंसर आएगा, तो इसका मतलब हमारा n उससे ज्यादा है, क्योंकि हम डेंसर पे कमेंट कर रहे हैं, तभी तो टीआईआर हो रहा है। जो डायग्राम दिया है उस पर हम ग्रेजिंग वाला आंसर निकालें, क्योंकि मैंने वहां ग्रेजिंग वाला ही फॉर्मूला बस यूज करना है, उससे हमने आंसर निकाल लिया। लेकिन क्योंकि यहां तो टीआईआर हो रहा है तो हम आंसर देंगे n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √2, सबसे छोटी वैल्यू √2 होगी। क्या जनता समझ गई है? कभी कभी एक ही वैल्यू पूछता है कि मिनिमम वैल्यू बताओ, तो बस तुम √2 ढूंढ के कर दोगे। कोई बोलेगा नहीं n बताओ, और ऑप्शन इनक्वालिटी में है, तो तुम क्या तय करोगे n ग्रेटर देन √2। बात समझ में आ गई है? ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर आज की डेट पे जितना भी इंटरनेट कम्युनिकेशन है वो थ्रू ऑप्टिकल फाइबर चल रहा है। समुद्र के रास्ते में, समुद्र के अंदर जाके ऑप्टिकल फाइबर बिछाए गए हैं एक देश से दूसरे देश के लिए डेटा कम्युनिकेशन के लिए। हमारे घर पे जो लाइन आती है फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, तो वो केबल के थ्रू आती है, पतली सी ब्लैक कलर की, और उस केबल को जब वो लगाने जाता है तो बोलता है कि भैया इसको ना शार्प टर्न नहीं देना है, कहीं भी दीवार पे एकदम से नहीं मोड़ना है, एकदम से मोड़ेंगे तो वो लाइट ऑब्स्टेकल हो जाएगी। क्यों नहीं मोड़ना है अभी मैं बताऊंगा। बेसिकली उसके अंदर क्या है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम अंदर होता है जिस पे लाइट ट्रेवल करती है, और उसके ऊपर एक डेंसर मीडियम का कवर होता है जिसको हम क्लैडिंग कह सकते हैं। तो एक होता है कोर अंदर वाला डेंसर मीडियम, है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, और एक होता है क्लैडिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ठीक है, अब आमतौर पे यार पूरी दुनिया में एक केबल सीधी चली जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं, थोड़ा बहुत तो टर्न करना ही पड़ेगा। और जब हम टर्न करते हैं तो पता है खतरा क्या होता है, हमने लाइट सिग्नल तो सीधे ही भेजे थे, बट जहां टर्निंग हो गई क्या वहां एंगल बहुत कम हो जाएगा, तो खतरा क्या है कि उसका टीआईआर होने के बजाय क्या हो जाए, रिफ्रैक्शन। हम चाहते हैं कि हमेशा क्या हो, टीआईआर हो, तो दूसरे एंड तक लाइट सुरक्षित पहुंच जाएगी, बिल्कुल लाइट का लॉस नहीं होगा। लाइट का लॉस बिल्कुल, टीआईआर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, बिल्कुल लाइट बाहर नहीं जाती है। लेकिन अगर कहीं टर्निंग ज्यादा शार्प है तो वहां एंगल बहुत कम हो जाएगा, और कम एंगल पे क्या खतरा होता है, हो सकता है ये एंगल क्रिटिकल से भी कम हो चुका हो, तो क्या हो जाएगा, है ना। अगर टर्निंग कम है, टर्निंग कम है तो तुम देखोगे कि यार ये एंगल भी ज्यादा आएगा, तो टीआईआर होने का खतरा नहीं होता है।
तो टर्निंग अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं करना पड़ेगी, तो हल्की सी कर्व टर्निंग कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डिजाइन ही इस तरह से है कि किसी एंगल की लिमिट तक ये लाइट को रिफ्रैक्शन होने से रोके रहता है ना। तो अगर लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, वापस चली जा रही है, तो इसका मतलब सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा। अब लाइट सिग्नल कैसे कोई डिवाइस पहचानता है, ये सब अलग डिस्कशन है। बस तुम्हें क्या है कि यहां की लाइट को उस दूसरे किनारे पे जितने किलोमीटर, 1000 किलोमीटर भी होगा तो वो एकदम सुरक्षित उसी इंटेंसिटी के साथ पहुंच जाएगी। कोई लाइन लॉस इसमें नहीं होता है लाइट का। करंट में लाइन लॉस होता है, लाइट में लाइन लॉस नहीं होता है। बिल्कुल वही इंटेंसिटी की लाइट दूसरे किनारे पर, और सबसे बड़ी बात कितनी फास्ट, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। तो 3 लाख किलोमीटर तो यहां कोई भी देश नहीं है, यानी एक तरह से इंस्टेंट में यहां का इंफॉर्मेशन अमेरिका इंस्टेंट में जाता है, इंस्टेंट में, विदाउट अ सेकेंड। मतलब भाई यहां से अमेरिका के लिए ऑप्टिकल फाइबर कितने किलोमीटर की होगी, क्या लगता है? 10-12 हजार किलोमीटर है ना, ज्यादा है, 13,000 है। अरे यही होगा भाई, 13,000 कर लो, चलो मैं 20,000 मान लेता, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, लेना हो लो नहीं तो जाओ। 20,000 किलोमीटर, तो 20,000 किलोमीटर का मतलब 3 लाख के मुकाबले वो कितना कम है, मतलब 1 सेकेंड का भी बहुत कम हिस्से में लाइट यहां से वहां पहुंच जाएगी, यानी सिग्नल पहुंच गए। तो इतना फास्ट डेटा कम्युनिकेशन हो पा रहा है तो किसकी वजह से? ऑप्टिकल फाइबर की वजह से। तो अब इसमें क्या पूछेंगे यार, कोई यही पूछ सकता भैया इसका क्रिटिकल एंगल बताओ, तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा? एन कोर यानी ज्यादा वाला, एन क्लैडिंग यानी कम वाला, बस खत्म बात। निकाल लोगे कि नहीं? किस काम आता है ऑप्टिकल? तो लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के काम आता है। और क्या पूछेंगे इसमें? कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? टीआईआर के प्रिंसिपल पे काम करता है। डन। ओके, ये क्वेश्चन काफी फेमस है, असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है। लाइट ऐसे जा रही है और अब इसका भविष्य यही है कि इसको ऐसे ही जाना है, भी आगे जाएगी, फिर 60 डिग्री पे टर्न करेगी, है ना, फिर आगे जाएगी, फिर ऐसी, मतलब ऐसा 1 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर है। तो क्वेश्चन पूछा है इधर से उधर जाने में कितना समय लेगा, एकदम स्ट्रेट ऑप्टिकल फाइबर है, कितना समय लेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अच्छा, मैंने अभी जो विजुअलाइजेशन तुम्हें दिया है उसमें मैंने क्या कहा कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाएगी 20,000 किलोमीटर मान लो, तो तुमने सोचा होगा 20,000 एकदम सीधे जाएगी, लेकिन यहां सीधे नहीं जा रही, थोड़ा सा देखें, ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। तो पता लाइट का ये वेलोसिटी से ज्यादा उसका Vx मैटर करता है। क्यों? क्योंकि वही तो लेंथ के अलोंग है। तो बताओ यार, उसकी V लेंथ को पार कराएगी या Vx लेंथ को कराएगी? Vx। Vy तो बर्बाद हो रहा है, बार बार ऊपर नीचे कराने का काम आ रहा है। मेरे ख्याल से इतना हिंट काफी है। पूछा गया है कि 1 किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर में कितना समय लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो समय बराबर क्या लगाओगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड भी कौन वाला? एक्स वाला। बस यही लॉजिक है। तो डिस्टेंस मैंने कितना बोला? 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर। Vx कैसे आएगा, कोई मुझे बताए? Vx आएगा, ये वाला एंगल पहले पता करो, ये 60 है तो ये 30 डिग्री होगा, तो मैं क्या इसको सीधे V sin 60 ना लिख दूं? कैसा रहेगा बोलो? अरे ये 60 है तो ये 60 होगा, तो ये 90 माइनस 60 है, तो ये कंपोनेंट एंगल से लगा है दूर वाला, तो हम V sin 60 लिख दें, चलेगा? ताकि तुम रिजल्ट के तौर पे भी याद रख सकते हो। तो बस यहां क्या करना, V sin 60 करना था। अच्छा, V कैसे पता चलेगा? V भी तो पता करना पड़ेगा। बताओ इस मीडियम के अंदर V कितना होगा? वो होगा C/n, यानी 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, यानी ये कितना आ गया? 1000 डिवाइड बाई 2 × 10⁸, ये 2 × 10⁸ आ रहा है। और sin 60 कितना होता है? √3/2। क्या ये कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? माइक्रो सेकेंड, कितना कम समय लगता है, 1 किलोमीटर तो कुछ दूरी है ही नहीं।
अच्छा चलो मैं अमेरिका पहुंचाने का समय निकालूं जरा। 20,000 किलोमीटर डिवाइड बाई 2 × 10⁸ √3/2। तो 1 2 3 4 2 डिवाइड बाई 1.7, ये 10⁻⁸ 20,000 किलोमीटर ना। ये √3 का 2 तो ऑलरेडी ऊपर जाके 2000 हो गया ना। मैं इसका कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ये तो 2 से 2 काट दो ना। अरे मैं अमेरिका वाली बात कर रहा था। 20,000 किलोमीटर, तो 20,000 किलोमीटर मतलब 3 0 और बढ़ेंगे ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 0 तो ऐसे ही खत्म कर दो। तो 2 डिवाइड बाई 1.7 × 10, तो ये आएगा 17, लगभग 1 × 10⁻⁻1, 0.1 सेकेंड आ रहा है, 0.1 सेकेंड आ रहा है। ओके, मैं इसका आंसर नहीं निकाल रहा था भाई, मैं एक अंदाजा लगा रहा था यहां से अमेरिका जाने में डेटा कम्युनिकेशन 0.1 सेकेंड के आसपास, उससे भी कम लेता है, 0.1 सेकेंड से भी कम। ठीक है, 1 किलोमीटर के लिए कितना आया? सी आंसर आ रहा 5.77 सेकेंड। बात क्लियर है? थोड़ा सा महंगी बातें कर ले हम लोग। डायमंड दुनिया का सबसे हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल है, क्योंकि इस टॉपिक में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी वैल्यू का एग्जिस्ट करता है, किसी भी वैल्यू का एग्जिस्ट करता होता तो उस मटेरियल से लाइट बाहर ही नहीं आ सकती थी बेसिकली, फिर वो किसी भी एंगल पे टीआईआर हो जाता, किसी भी एंगल पे टीआईआर हो जाता। तो डायमंड में क्या है कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया है, इससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो ही नहीं सकता किसी का। ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फायदा क्या है कि वो बहुत कम एंगल पे टीआईआर करा सकता है, यानी उसके अंदर लाइट एक बार ट्रैप हुई तो जनरली वापस नहीं आएगी। अच्छा, हीरे का डिजाइन भी ऐसा बनाया जाता है, तुमने देखा होगा हीरे का डिजाइन वो कुछ ऐसा नहीं कटिंग करते हैं यूं, ये खास डिजाइन ऐसे ही क्यों बनाया जाता है? ताकि वो टीआईआर में मदद मिले, है ना। तो जैसे इसमें लाइट गई, कहीं से भी लाइट आई तो या तो इस दीवार पे गिरेगी या तो इस दीवार पे गिरेगी, तो इस दीवार पे गिरने के बाद उसका क्या होगा? टीआईआर। अब टीआईआर करने के बाद हो सकता है किसी जगह पे, कहीं किसी जगह से तो निकलेगी, कॉर्नर ऑर्नर से निकलेगी या कहीं से भी निकलेगी। जैसे मान लिया एकदम परपेंडिकुलर हो गया किसी सरफेस पे तो वहां से निकल जाएगी, बहुत कम हो गया तो निकली जाएगी। लेकिन क्या निकलने से पहले अंदर कितने बार टकराई है? टकराने से क्या होगी कि उसके अंदर ग्लो आ जाएगा। हर जगह सोचो उसके अंदर ही लाइट मौजूद है, ऐसा तुम्हें लगेगा वो लाइट, तो इसी वजह से हीरा शाइन करता है, क्योंकि लाइट उसके अंदर टीआईआर करती रहती है ज्यादा, दूसरे मटेरियल के मुकाबले ज्यादा। बाकी कुछ नहीं है हीरे में। देखा जाए तो सोने में जितनी क्वालिटीज हैं हीरे में वो क्वालिटीज नहीं है। उसको सोने का कंडक्शन अच्छा होता है, सोने का जितना पतला बारीक फिल्म या बारीक तार बना सकते उतना किसी और मटेरियल का नहीं बना सकते। तो इसमें मटेरियल वाइज कोई खूबी नहीं है, बस यही इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है और हम ऐसे शेप में डिजाइन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सरफेसेस पे टीआईआर हो, और टीआईआर होगा। ठीक है, दैट्स इट। डायमंड में मतलब चमक क्यों है? तो टीआईआर की वजह से। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां तक के सारे क्वेश्चंस कर लेना है। अगली क्लास में हम 2 टॉपिक और करेंगे, अपरेंट डेप्थ एंड प्रिज्म। अपरेंट डेप्थ और प्रिज्म अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, जैसा कि मैंने कहा था। और उसके बाद 2 और, हाँ